तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी, दर्शन एकमात्र बचा था, क्योंकि हेटेरोडॉक्स में जैनिज्म और बुद्धिज्म हो गया था, अजीविका भी हो गया था। एकमात्र बृहस्पति का चार्वाक है, बृहस्पति का चार्वाक है। चार्वाक इज वेरी सिंपल, आसान है समझना, समझ में आ गया चार्वाक? देखिए अब तक जितने भी दर्शन हुए हैं, ठीक, अब तक जितने भी दर्शन हुए हैं उनमें ये बात कहा गया है कि भाई मेटाफिजिकल है, जीवन के बाद मृत्यु है, मोक्ष की प्राप्ति है, ईश्वर तुम्हें देख रहा है, अच्छा काम करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा काम करोगे बुरा मिला। चार्वाक बोलते हैं कि जिन चीजों को हम लोग हाथ से अपने सेंसस से फील नहीं कर पाते हैं, बेकार है। नहीं बुझा? जिन चीजों को अपने सेंसस से फील नहीं किया जाता है, आइए सर चार्वाक चल रहा है, बैठिए। चार्वाक दर्शन सब आ गया, आई होप। चार्वाक कहते हैं, जिसको लोकायता भी कहा जाता है। एक बार यूपीएससी पूछा था कि इनमें से कौन ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी नहीं है, उसका उत्तर चार्वाक था, लोकायता। रहने दीजिए पांडे जी, बाद में करिएगा, अभी रहने दीजिए, बंद करो यार इसको। हाँ। 2 मिनट दीजिए ताकि मैं चीज़ों को अरेंज कर लूँ। पटना में इलेक्ट्रिसिटी भी जाता है क्या जी? है, इलेक्ट्रिसिटी जाता है लगता है। पटना में जाता है क्या जी? बिजली बिल नहीं दोगे तो काट देता है। चौथेरिया काट देता है। ये वीआईपी एरिया है। ओके फाइन। अच्छा, चार्वाक क्या कह रहे हैं कि जिन चीजों को, देखिए अब तक जितने भी दर्शन पढ़े हमने ऑर्थोडॉक्स में, यानी रूढ़िवादी दर्शन जो था, उसमें यह था कि भाई ईश्वर है, वेद है, वेद सुप्रीम है, सर्वोच्च है, उनके कर्म कांड का महत्व सबसे ज्यादा है। समझे सर? अब तक यही चल रहा था, लेकिन फिर इसका रिएक्शन बृहस्पति की तरफ से आया। हाँ। उसका रिएक्शन जो है बृहस्पति की तरफ से आया। बृहस्पति साहब ने कहा कि भाई देख, ये सब नौटंकी करने से क्या फायदा, भगवान किसी ने देखा है क्या? स्वर्ग और नर्क किसी ने देखा है क्या? तो इन मेटाफिजिकल चीजों पे क्या को ध्यान देना? नहीं समझा? तुम देखे हो स्वर्ग नर्क? कभी हो क्या आए हो? हैं? तोजक के आग में जलाए गए हो? ये जन्नत की हूरें मिली हैं तुमको? स्वर्ग में अप्सराएं मिली हैं तुमको? देखा है तुमने? नहीं, मरने के बाद तुमने देखा है या किसी मरने वाले ने एविडेंस दिया है कि तुम्हें स्वर्ग की अप्सराएं मिलेंगी, नृत्य करती हुई, दूध और घी की नदियां बहेंगी, हूरें मिलेंगी तुमको, तोजक के आग में जलाया जाएगा, तेल में भूना जाएगा, पकौड़ा बन जाएगा तू? ऐसा कभी किसी ने तुम्हें कहा है क्या? कोई एक एविडेंस?
स्वर्ग और नरक, सर क्या बात कर रहे हैं, मरने के बाद कौन जानता है, यही होगा दिमाग में है। यार फालतू बातें न करो, ये सब ढकोसलेबाजी है। दुनिया से तुम लोगों को अलग कर रहे हो, क्या मतलब बनता है इस चीज का। प्रकृति से पुरुष को अलग करो। हाथ दिया है आम तोड़ने के लिए, जिह्वा और मुख दिया है आम को खाने के लिए, आम का रसपान करो, प्रकृति के सुख को भोगो। क्या नौटंकी चल रहा है तुम्हारा, ये हाथ को अलग करो, सेंसेस पे कंट्रोल करो, ब्रह्मचर्य रखो। अरे जीवन है, जियो कायदे से, क्या नौटंकी चल रहा है ये, नहीं समझो बात। क्या प्रकृति को पुरुष में रहने दो यार, क्या दिक्कत है तुमको, नहीं समझा, नहीं समझे बात को। भगवान देखे हो, कौन देखा है भगवान को, तुम देखे हो, काय को परेशान हो रहा है फिर। प्रकृति को पुरुष से अलग करो, बुद्धि अलग कर दो। अरे बुद्धि दिया है ताकि आम तोड़ने का एंगल ढूंढ के मारे, शिकार करके चिकन मटन खाए, नहीं, प्रकृति के सुखों का रसभोग करें। क्या मतलब चल रहा है, नौटंकी चल रहा है। कह रहा है जिन चीजों को आपकी इंद्रियां, ये जो सेंसेस हैं, अगर वो फील नहीं कर पा रहे हैं, उन चीजों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब तक जियो मजे करो, खाओ पियो और मजे करो। ये पाप पुण्य, शाप अभिशाप है बाबू, इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। तुम अगर अपने, वही आदमी मोक्ष प्राप्त कर रहा है जो इस प्रकृति में रहकर मैक्सिमम सुख पा रहा है। नहीं समझा, स्वर्ग यही है, नरक यही है। अगर तुम इस प्रकृति का पूर्ण आनंद नहीं ले रहे हो, इस जगत का पूर्ण आनंद नहीं ले रहे हो, तो नरक यही है। और अगर तुमने इस प्रकृति का पूर्ण आनंद ले लिया तो स्वर्ग यही है। स्वर्ग और नरक इस लोक से दूर नहीं है, पारलौकिक नहीं है, लौकिक है। नहीं समझा, इसीलिए खाओ पियो मजे करो। अगर तुमको लगता है कि तुम जो है आर्थिक तौर पर इतने ज्यादा सशक्त नहीं हो, फाइनेंशियली इंपावर्ड नहीं हो, तुम्हें लगता है तुम्हें पैसे की दिक्कत है, उधार लेके घी पियो, चिकन खाओ, दोस्तों से उधार लेके रखो, पर केएफसी का चिकन और मटन जरूर खाओ। नहीं समझा, नहीं समझे जी। अगर तुम अपने जीवन का असली आनंद नहीं ले रहे हो, तो नर्क तुम्हारे लिए यही है मेरे दोस्त। ये स्वर्ग और नर्क की चीजें पारलौकिक नहीं है। हाँ हाँ, नहीं समझा, दिक्कत है तुमको पैसे का, उधार लो। समझा बात होगी नहीं, उधार लो। क्या दिक्कत है तुमको, तुमको लगता है चुका नहीं पाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं, सुख होगा ना तुमने, कह दो भाई दे देंगे बाद में, ऑप्शन तो है ही। आइए सर आइए। बात समझेगी नहीं, सुख भोगिए, जितना ज्यादा सुख भोग रहे हैं स्वर्ग की प्राप्ति आपको यही हो रही है। यूपीएससी को ये फिलॉसफी बहुत बढ़िया लगा। यूपीएससी ने एक बार मेन से पूछा कि अच्छा बताइए कि हमारी युवा पीढ़ी चार्वाक दर्शन से अत्यधिक प्रेरित है, एक्सप्लेन। 15 नंबर लोगों ने पूरा ऐसे लिख दिया, तो एक क्वेश्चन छूट गया उनका पेपर में।
क्या बिल्कुल सर, हम खुद प्रेरित हैं। आप बताइए ये दर्शन क्या बता रहा है आपको, क्या बता रहा है? कई सारे लोगों ने इसको तो दर्शन ही नहीं बोला। कई सारे जो मॉडर्न फिलोसोफर थे ये तो कह रहे राक्षसों का, असुरों का दर्शन है, ये दर्शन नहीं कहिए आप। इट वॉज द रिएक्शन ऑफ ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी। क्या बात कर रहे हो यार तुम, वैदिक कर्म कांड करके लूट डाले हो। क्या जरूरत है वैदिक कर्म कांड करने? तुम्हारा सेंस देखता है क्या कि ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, जीसस क्राइस्ट है? नहीं देखता है तुम्हारा सेंस। क्या मतलब है इन चीजों को करने? नहीं समझा? इट वॉज द रिएक्शन ऑफ ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी। बात समझा कि नहीं? होना भी चाहिए, एक रिएक्शन तो होना चाहिए ना सर। बुद्ध और जैन भी रिएक्शन थे वैदिक कर्मकांड के, लेकिन बुद्ध और जैन वैदिक रिचुअल्स एंड कल्चर्स के अपोजिट में थे, पर जो फिलॉसफी थी बुद्ध और जैन की वो वैदिक ही थी, उपनिषदों के ऊपर ही था। एक है छोड़ो फिलोसफी, बैंगन का सब्जी पसंद है खाओ। नहीं समझा? ये है सर जी चारवाक लोकायता। जब तक जियो घी पियो, ये स्टेटमेंट है बृहस्पति का। बात बुझा? हाँ, बृहस्पति ऋषि थे, वो पिए ना। हाँ, कोई बात हुआ? देखो ऋषि का परसेप्शन कैसा बना रखा है ये लोग। ये नहीं है, ठीक है। हेटेरोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी वी आर डन विथ। अब थोड़ा सा ना, मैं एक बार कहां से शुरू किया था और कहां पे आके खत्म किया, मैं क्लास में पीडीएफ पढ़ने के बाद आपके सामने रखूंगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। आजीविका जो फिलॉसफी है वो मकाली घोष का है। वो बेसिकली फिलॉसफी नियतिवाद मानता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल किसी का है क्या? ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका है? आपने पढ़ा होगा डिटर्मिनिज्म, पढ़ा है? पॉसिबिलिज्म, पर्सपेक्टिव एंड थॉट पढ़ा है? ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है। कहां से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं आप? नहीं सर, आपको मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात कर रहा हूं, तो आप एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट है। स्टार्टिंग नहीं किए। ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है पर्सपेक्टिव एंड थॉट। मैडम आपका क्या है? ज्योग्राफी ऑप्शनल है। कौन सा ऑप्शनल है? हिस्ट्री ऑप्शनल है। तो आपको पता होना चाहिए मैम आजीविका की फिलॉसफी। शाबाश। अच्छा मैडम, आप हिस्ट्री ऑप्शनल में जो यहां पढ़ी कुछ सीखी? क्या सीखी? जो वहां पढ़ी होंगी ग्रेजुएशन में और यहां में कुछ अंतर नजर आ रहा था आपको? तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूं, वैसे बताइए। यहां का डेप्थ है जबकि जीएस चल रहा है। क्या? और बाकी एरिया? ठीक। अच्छा, अब आता है आपके सामने अजीवक, अजीविकास जिनको बोलते हैं। अजीविकास क्या है? अजीविकास ये बोलते हैं वो नियतिवाद पे बिलीव रखते हैं। नियतिवाद, इनका कहना है कि आप चाहे कुछ कर लीजिए। सुनिएगा सर इनकी फिलॉसफी, होना तो वही है जो होना लिखा है, जो आपकी नियति में है, जो आपकी डेस्टिनी में है। आप हजार बार हाथ पैर पकड़ लीजिए, छटपटा लीजिए, अगर आपकी नियति में यूपीएससी क्लियर करना नहीं लिखा है तो नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? होना वही है जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। कर्मवाद पे बिलीव ही नहीं करते, ये कर्म पे बिलीव ही नहीं करते। गीता के बिल्कुल ऑपोजिट है ये।
किस्मत, अच्छा मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं, भगवान विष्णु का, तुम्हें समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो एक बार भगवान विष्णु जो है शेषायन अवतार में थे, लक्ष्मी जी बैठी हुई थी, उनका एक बहुत जबरदस्त भक्त था विष्णु जी का, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत 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 मतलब विष्णु जी को दिल से मानता था, समझ लो आप, हर बात में विष्णु विष्णु करता रहे वो, है ना। बहुत गरीब, अत्यंत गरीब, एकदम मतलब समझ लो कि हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन थी उसकी, किसी तरीके से सरवाइव कर रहा था वो। तो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा कि क्या कर रहे हैं प्रभु, आपका इतना बड़ा भक्त है, आपका भक्त इतना गरीब है, आप क्या कर रहे हैं प्रभु, ये मुझसे सहा नहीं जा रहा है, आप नहीं जाएंगे तो हम ही चले जाएंगे, हम तो खुद लक्ष्मी हैं। तो विष्णु जी का रुको, मैं इंतजार कर रहा हूं कि उसका समय जब आएगा तभी उसके पास पैसा आएगा। बात समझेगी नहीं? तो लक्ष्मी जी तो मर गई कि नहीं 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 नहीं, ये क्या बात हुआ, आप जो हैं आपके इतने बड़े भक्त हैं, इनके सामने होगा तो मैं खुद लक्ष्मी हूं, मैं बरस जाऊंगी। तो उन्होंने कहा रुको यार, 5-10 मिनट रुकिए, आप क्या कर रही हैं? कि नहीं, आपको अभी के अभी कुछ करना होगा। विष्णु जी अब पत्नी की बात कैसे ना माने, नहीं मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, पूरा का पूरा जो बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। विष्णु जी ने कहा ठीक है, आप अगर कह रही हैं तो ठीक है। तो वो जो विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था, उन्होंने क्या किया कि वो रास्ते से जा रहे थे, तो विष्णु जी ने क्या किया, एक पोटली देकर उसमें आभूषण वगैरह रख दिया, ताकि ये मिल जाएगा तो अमीर हो जाएगा ये। तो वो उसके रास्ते में रख दिया कि दिख जाए उसको लेके चल दे। तो वो जो पोटली, वो जो आदमी था, वो कहा यार अजीब तरह के लोग हो गए हैं अब भारत में, बीच में पत्थर कंकड़ रख दे रहे हैं, पत्थर कपड़ा में बांध के, कोई गिर जाएगा। उसने क्या किया कि उसको उठा के पेड़ के नीचे जो है रख दिया और वो चला गया। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि यार बड़ा मूर्ख आदमी है यार, इसके सामने इतना आभूषण था और ये साइड में रख के निकल गया। विष्णु जी कह रहे हैं कि नहीं, वो मूर्ख नहीं है, वो कहते हैं कि ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि उसका समय और उसका कर्म ना हो। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि उसका कर्म हो, अगर कर्म नहीं होगा तो मैं भी वो नहीं दे पाऊंगा जो मैं देना चाहता हूं, चाहे वो मेरा कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो। नहीं समझी? नहीं समझी मैम? पहले कर्म होगा तब डेस्टिनी है। डेस्टिनी एक आउटर लिमिट है, उस अगर आपकी डेस्टिनी में यूपीएससी बना लिखा हुआ है और अगर आप कर्म नहीं करिएगा तो डेस्टिनी डिफंक्ट हो जाएगा। आपके कर्म के हिसाब से आपका डेस्टिनी चेंज होता रहता है। अब बात समझे सर? कर्म इज द मोस्ट इसेंशियल पार्ट, इसलिए गीता में ये कहा भी गया है कि कर्म अन्यवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचिन, बोलते हैं ना, कर्म होना ही होना है, बिना कर्म के तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। वही मैं बता रहा हूं, मैंने ईश्वर जब बोला तो इसमें मैं सारे रिलीजन की बात कर रहा हूं। आजीवक के बोल दे रहे हैं कि कर्म होना ना होना डिपेंड ही नहीं करता है, सब किस्मत है, ऐसा थोड़ी ना है। तुम्हारी किस्मत में यूपीएससी लिखा हुआ है, तुम जाके हर रोज जो है टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक घूम रहे हो, 2-3 तरह महिला मित्र हैं, पुरुष मित्र हैं, कॉलेज भटक रहे हो, तो नहीं कुछ होना है सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बात समझा कि नहीं? चाहे आपके ईश्वर ने वो डेस्टिनी आपके दिमाग में लिखा है, तब भी वो नहीं होगा जब तक कि उसके बराबर कर्म ना हो।
कर्म सबसे ऊपर है। पहले कर्म है फिर दीन है, इस बात को समझिए। एक को मैंने बोला था कि सर मैम कर्म करिए, दीन अपने पास आता है, दीन आपका यही बताता है। उन्होंने कहा नहीं, दीन पहले है कर्म बाद में है। मैंने कहा यही तो गड़बड़ समझ रहे हैं। जिस दीन को आप दीन कह रहे हैं वो भी कर्म ही है, कर्म पहले है। ख्वाबों का मुसाफिर नमाजी न काफिर, क्या मतलब है इस बात का? बना लेना अपने दिमाग में वो चीज, ठीक है, तो इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो चीज आप नहीं पा सकते। कितना जबरदस्त लाइन है ये। लाइन किसका है पता है ना? ख्वाबों का मुसाफिर नमाजी न काफिर। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इस्लाम का मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि अगर आप ख्वाबों के मुसाफिर हैं, आपने सोचा है कि मुझे ये पाना है, तो आप चाहे नमाजी रहे काफिर रहे तो फर्क नहीं पड़ता, है ना? नहीं, 5 वक्त की नमाज आप पढ़ते हैं वो कर्म नहीं है। अपने बच्चों को खाना पीना पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, वो कर्म नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़िएगा, बैठ में दिन में बैठे रहिएगा, तो आपका अल्लाह आपसे खुश होगा क्या? क्या बात कर रहे हैं? अब आपने इस्लाम बहुत शैलो तरीके से समझा है। बात समझा? कर्म सबसे ऊपर होता है, कर्म प्रधान है। अजीबी यहां पे थोड़े से एक्सट्रीम जाते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं समझा? यही कारण था कि बुद्ध जो है और जैन, इन दोनों ने आजीविकों की बात नहीं सुनी, नहीं समझा? इन दोनों ने आजीविकों की बात नहीं सुनी। आजीविक दोनों को मिले थे और दोनों ने आजीविकों की बात नहीं सुनी। क्लियर है सर? सर मैं समझ में आ रहा हूं थोड़ा बहुत, 5-7-10 मिनट के लिए। मैं क्या कहना चाहा आप समझे? कर्म सर्वोपरि है। वर्क इज वर्शिप बोला है ना विवेकानंद ने, है ना? कार्य ही पूजा है। विवेकानंद ने क्या बोला था? विवेकानंद की फिलोसफी क्या है? सर्विस टू शिवा इज सर्विस टू जीवा इज सर्विस टू शिवा। जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। बात समझा कि नहीं? ये विवेकानंद कह के गए हुए हैं। कह रहे हैं भूखे आदमी को दीन बता रहे हो तुम। विवेकानंद क्या बोलते हैं? भूखे आदमी को दीन बता रहे हो, इससे बड़ा पाप कुछ है ही नहीं। दीन जानते हो क्या कहते हैं? दीन धर्म को कहा जाता है, रिलीजन को कहा जाता है। अरे भूखे आदमी को आप रिलीजन बता रहे हैं, इससे बड़ी गलत बात तो है ही नहीं। भूखे आदमी को खाना चाहिए भाई। भूखे पेट ना भजे गोपाला, क्या बोलते हैं? यही है ना? क्या बोलते हैं जी? हो ना होए गोपाला। बात समझा? आई होप फिलोसफी क्लियर होता है यहाँ पर। आई डोंट थिंक कि इसे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है। चाहे वो जैनिज्म की फिलोसफी हो, चाहे बुद्धिज्म की फिलोसफी हो, चाहे आजीवक हो, चाहे चरवाक हो, चाहे सांख्य हो, चाहे योग हो, चाहे न्याय हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे आप मीमांसा हो, पूर्व मीमांसा हो, चाहे उत्तर मीमांसा हो, ये सारी क्लियर हो गया आपके सामने। नाउ कमिंग बैक टू हर्षवर्धना। मैम मैं एक बार पीडीएफ आपके सामने पढ़ दे रहा हूं और टेम्पल आर्किटेक्चर के कुछ क्वेश्चंस होंगे मेरे सामने, तो मैं टेम्पल आर्किटेक्चर भी थोड़ा बता दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा चालुक्य का बचा हुआ है और पाल्लवा का बचा हुआ है। पल्लव लोगों ने भी बहुत मंदिर बनवाए हैं। ठीक है, फटाफट मैं 15 से 20 मिनट दूंगा बस, क्योंकि आई हैव डिस्कस इन डिटेल हर्षवर्धना, डिटेल में डिस्कस किया है ना मैम। चालुक्याज एंड पल्लवाज ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, कैसे क्या डायनेस्टी आई है। तो हमारा क्या काम करना है? फटाफट, आधे घंटे से ज्यादा नहीं। चलिए, उसके बाद फिर से हम लोग आर्ट एंड कल्चर पे आ जाएंगे, है ना? अच्छा याद दिलाइएगा, जब हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कल कराएंगे तो मुझे पाला आर्ट याद दिला दीजिएगा कि सर आपको पाला आर्ट पढ़ाना है। अगेन ये बीपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर 1-2 साल में 38 नंबर का सवाल आ जाता है, और आजकल तो अजीब चल रहा है, एक 38 में होता है, एक 8 नंबर में होता है। मानसून 38 नंबर में लिखा गया और 8 नंबर में लिखा गया। मौर्यन आर्ट 38 नंबर में लिखा गया, 8 नंबर में लिखा गया। सामने वाला कंफ्यूज भाई लिखे तो क्या क्या लिखे?
क्या मतलब बनता है? 8 नंबर में कोई मानसून लिख पाएगा? हालत टाइट हो जाएगा उसका सर। नहीं समझे सर? मानसून हो गया क्या आप लोगों का ज्योग्राफी में? हो सकता है आप लोग के बैच को ज्योग्राफी में ही पढ़ाऊं। हाँ हिंदी में, इंग्लिश में वो सर पढ़ाएंगे, हिंदी वाले में मैं ही पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी। क्लियर है ये चीज? यही बैच है। तो हिंदी में मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, थोड़ा हमसे भी पढ़ लीजिए। ठीक है सर? नहीं आप इंग्लिश में पढ़िए, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके फाइन। हर्षवर्धना, जल्दी बताओ तरे कि हर्षवर्धन में एक चीज बताओ जो तुमको लगता है कि ये दूसरे में नहीं था। दानवीर था? हर्षवर्धन दानवीर था? बाणभट्ट में पढ़े हो? बाणभट्ट पढ़ के आगे हो? संघर्ष बहुत किया। बाणभट्ट तो नहीं पढ़ के आगे हो? बाणभट्ट का हरचरित्र। ओके फाइन। क्या? हाँ हर्षवर्धन चालुक्य सब हो चुका था। मैं कहा ना, मैं वो सीक्वेंस वाला क्लास छोड़ दोगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुमको, बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो क्लासेस कनेक्टेड होता है। अच्छा कोई एक बात बताइए जो आपको लगता है कि हर्षवर्धन एरा में ये हुआ है सर, और ये बहुत बड़ा रीजन है हर्षवर्धन के डिक्लाइन का। गुप्त के बाद आए हैं, बताइए। हाँ मैम सिंपल, सामंतवादी प्रथा जो है वो अपने चरम पे पहुंच गया है। क्या होता है सामंतवादी सर राहुल? बहुत सारे इंटरमीडिएट राजा आते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है मैम, क्या प्रॉब्लम है सामंतों में? सामंतवादी प्रथा में क्या प्रॉब्लम है? फ्यूडलिज्म में क्या प्रॉब्लम है? किंग वीक होते चले जाते, जब किंग खत्म हो जाएंगे तो अपने आप को आजाद कर लेंगे। नहीं समझा? मान लो आप राजा हैं सर, एट द बैक आप ही, आप राजा हैं, ठीक? आपके ये पूरा का पूरा एरिया है, मान लो एक कुर्सी एक एरिया है। आपने क्या कह दिया कि ये हो गए इस एरिया के सामंत, ये हो गई इस एरिया की सामंत, ये हो गए इस एरिया के सामंत, और इनको अधिकार दे दिया कि आप टैक्स कलेक्ट करिए। नहीं समझा? है ना? और उनको यह भी कहा गया कि जितना टैक्स कलेक्ट करें उसमें सेना भी आपको मैनेज करना होगा, सेना भी मैनेज करना होगा। नहीं समझा? है? तो आपने कह दिया सेना मैनेज करना होगा। अब ये जिनसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं ये आपको नहीं जानेंगे, मेन राजा को नहीं जानेगा। अब कौन होता है? हम तो टैक्स तो ये कलेक्ट करते हैं, है ना? और क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे और राजा को कम देंगे, राजा कमजोर होता चला जाएगा, फ्यूडल लॉर्ड्स जो होंगे वो अमीर होते चले जाएंगे, है ना मैम? ये फ्यूडलिज्म है। और धीमे धीमे जैसे ही राजा गया वैसे ही ये लोगों ने अपने आप को आजाद कर लिया। इसीलिए कोई भी बड़ा अंपायर जब भी गिरता है उसके बाद कई इंडिपेंडेंट किंगडम डेवलप होते हैं। ये हमने कहां देखा था? मौर्यों में भी देखा था, और ये हम लोग कहां देख रहे थे? गुप्तों में भी देखा था। गुप्त के बाद थानेश्वर अलग हो गया, कालचुड़ीज अलग हो गए, मैत्रिकाज अलग हो गए, गौड़ अलग हो गए, हैं वक्ताक अलग हो गए, कदम्बाद अलग हो गए। नहीं समझे बात को? अपने आप को अलग कर लिया इन लोगों ने, पल्लव अलग कर लिए। बात समझे कि नहीं? तो इन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स में एक फ्यूडल लॉर्ड थानेश्वर का राजा हुआ करता पुष्यभूति, है ना? कहानी बताया था ना मैंने आपको। उस पुष्यभूति धीमे धीमे अपने आप को पावरफुल करता चला गया, और धीमे धीमे हर्षवर्धन तक आते आते उसकी पूरी कहानी बताई थी मैंने। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, राजश्री, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। क्या कहानी था? बहुत भूल जाते यार तुम लोग। सबसे पहले पुष्यभूति ये कहां पे थे? थानेश्वर में थे। थानेश्वर कहां पर है मैम? हरियाणा के पास।
पुष्पभूति के नीचे कौन थे? प्रभाकर वर्मन या वर्धन? प्रभाकर वर्धन। अच्छा, आपका टेस्ट हो सकता है, प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। डेट नहीं बताऊंगा, नहीं, जितना हुआ है उतने से ही होगा, उससे ज्यादा मैं कभी देता भी नहीं हूं। नहीं, वो सारा होगा। हाँ, जो तैयार नहीं थे ना, तो इस बार तैयार रहिएगा, कभी भी किसी भी दिन लेंगे। अच्छा, मुझे मालूम चला है कुछ बच्चे फोन करके इन्फॉर्म कर देते अपने दोस्तों को कि सर जी जो आप मत, तो मैंने डिसाइड किया है कि पहले मैं पढ़ाऊंगा उस दिन। एक मिनट सुनो, पहले मैं पढ़ाऊंगा 1 सवा घंटा, और उस दिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, और एब्सेंट हो जाओ और एब्सेंट हो, क्या किसमें? ऑनलाइन। ऑनलाइन का टेस्ट होगा ना, इसमें मैं डाल दूंगा ऑनलाइन वाला, दोनों जगह टेस्ट होगा, बात समझा? तो 1 घंटा 15 मिनट क्या होगा, पढ़ाया जाएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके बाद आखिरी आधे घंटे में आपका टेस्ट होगा। भागो टेस्ट से, क्यों सर भागा? अच्छा, अभी प्री होगा और उसके अगले दिन मेंस होगा, लिखने वाला। हाँ, इंटरव्यू नहीं होगा, प्री और मेंस होगा, पहले प्री फिर मेंस, और पूरी एंशिएंट हिस्ट्री आएगी सर, प्राचीन भारत पूरा, और जितना हमने पढ़ाया उसका 60% भाग ही आएगा, 40% भाग नहीं आएगा। नहीं समझे बात? जो टेस्ट होगा उसमें 60% सवाल ही उससे होंगे, बाकी सब क्वेश्चन इधर उधर से होंगे, बात समझा? पासिंग मार्क्स 40% होगा, इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 40% यू आर फेल, नेगेटिव मार्किंग 1/3, बात समझा कि नहीं? क्लियर है मैम? और वो इस वीक में किसी भी दिन हो सकता है। क्यों? तो 10 घर में पूजा है तो आप पढ़ के जाइए और पूजा करिए। दस 11 है ना, ठीक, मेरे ध्यान में है। 12 को आएंगे ना, 13 को आएंगे ना, बस बस बस, आप टेंशन मत लीजिए, और इस बार तो मैं खुद बैठा रहूंगा, बात बुझे? ओके फाइन। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे, राज्यश्री, दूसरा राज्यवर्धन, और तीसरा हर्षवर्धना। शाम वाले बैच में सबको लग रहा है हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, सही बताओ? अच्छा, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, शाम लगाना पड़ेगा, क्यों? चलिए आते हैं शाम में। क्या हुआ ये? राजश्री को इसकी शादी किससे की गई? गृहवर्मन, जो कहां के थे, किसके रूलर थे? क्या नाम था उनका? मोखारी, कन्या के ही थे, मोखारी रूलर थे, है ना? तो शादी हो गई, तो गौड़ को ये पसंद नहीं आया, बहुत दोस्ती चल रही है आजकल, तो कालचुरीज और मलवा के रूलर के साथ कन्फिडेंसी बनाया, एंड देन अटैक टू दी राज्यवर्धन। राज्यवर्धन वॉज द किंग, सिंस वर्धन डायनेस्टी इज हैविंग प्राइमोजेनिचर, बड़ा बेटा जो है वही राजा बनेगा। तो राज्यवर्धन जो है उसकी लड़ाई किससे हुई? गौड़ से हुई। गौड़ कहां थे? मैं कितना बढ़िया हम कहानी बताए थे तुमको, मोखारियों से शादी करवाई थानेश्वर ने राजश्री की, तो गौड़ ने जो बंगाल असम के बेल्ट में है वो कालचुरीज और मलवा के साथ कॉन्फिडेंसी बनाकर
अटैक्ड मोखारीज। अपने जीजा जी को बचाने के लिए राज्यवर्धन गए, राज्यवर्धन को मार दिया गया और राजश्री को अरेस्ट कर लिया गया। बात समझे? अगले राजा कौन बने? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने गौड़ों को खत्म किया, कालचुरीस पे कमांड किया, मलवा पे कमांड किया, मैत्रिकास पे कमांड किया, और इस प्रकार पूरे उत्तर भारत पे किनका कमांड हो गया? हर्षवर्धन का, है ना? क्यों सर? है? अच्छा, नाउ पाटलिपुत्रा हैज लॉस्ट रेलिवेंस। वाई? पाटलिपुत्रा का महत्व अब समाप्त हो गया। मैम प्लीज। ठीक ठीक, हाँ ठीक, और कुछ बताओ। पाटलिपुत्रा में रहने का कोई फायदा नहीं है, बंगाल और गुजरात नहीं है उसके पास, तो ट्रेड डिक्लाइन हो गया है, तो वहां पर रहने का कोई मतलब नहीं है, मैदान में रहने का। कोई ऐसा ऊंची जगह पे ढूंढो, तो कन्नौज जो है फोर्टिफिकेशन के लिए सही है। तो अब जो बात पहले पटना का हुआ करता था, अब किसका हो गया? कन्नौज का हो गया। अब कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सेंटर डेवलप होकर आएगा। बात समझा कि नहीं जी? चलो भाई, यही चीज हमको पीडीएफ में देखना है। बहुत बहुत हम मिनिमम पढ़ेंगे पीडीएफ, क्योंकि आप लोग भी पीडीएफ जो है पढ़ने में यकीन नहीं रखते हो। मैंने क्या बताया था? उत्तर भारत में गुप्तों के बाद कई सारे किंगडम डेवलप हो गए, कई सारे राज्य डेवलप हो गए। समझ में आ गया आपको कि नहीं? जैसे पश्चिमी भारत में व्हाइट हुनाज आ गए। हाँ बोलिए ना मैडम, मैंने बताया ना अभी आपके सामने, वही किंगडम है। थानेश्वर है, कालचुरीज है ना मैम? उसके अलावा आपका जो है मलवा है, गौड़ है, मैत्रिकास हैं। वो तो मैंने पूरा मैप ही बता दिया है आपको, ये ऑप्शनल में पूछा गया है। जैसे यूपीएससी में कब पूछा? तब की बात है ये, बहुत पुरानी बात होगी। फिर इधर देखिए, इधर ये बाद में देख लेंगे। व्हाइट हुनास कौन थे ये लोग? ये सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे, वो आ गए यहाँ पर। आपको मालूम है ना, जब एक बड़ा एम्पायर वीक होता है तो उत्तर पश्चिमी भारत से कोई ना कोई आते हैं। मौर्यों के बाद कौन आया था रे? बैक्ट्रियन ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स। गुप्तों के बाद कौन आया था? हुनास। समझ में आ गया? अच्छा, हर्षवर्धन के बाद कौन आएंगे? गजनावित्स, गुरित्स। जब राजपूत आएंगे वहां पर, तो राजपूत इतना डिसइंटीग्रेटेड रहेंगे कि उसका फायदा कौन उठा लेगा? गजनावित्स, गुरित्स। एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे को बताना। गजनाविद एंड गुरित्स वर तुर्की थे वो लोग। अरबियों ने नहीं कमांड किया, तुर्कियों ने कमांड किया। सोचना क्यों? सोचना क्यों? अरबी तो नहीं थे ना ये, अरबी का इस्लाम लेकर जरूर आए थे, तो अरबियों ने कमांड नहीं किया, तुर्कियों ने किया है। कुछ सोचना क्यों? छोटा सा काम दिया है, कोशिश करना। तो व्हाइट हुनास जो थे, उन्होंने कश्मीर, पंजाब और वेस्टर्न इंडिया पर अपना कमांड कर लिया था, उत्तर पश्चिमी भारत पे किया था। ठीक है? अच्छा, जब गुप्ता लोग चले गए तो कई सारे डॉजनबर्ग फ्यूडेटरीज डेवलप हुए। उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा था? थानेश्वर वाला था। समझ में आ गया? और उसी को रूल किया है हर्षवर्धन ने 606 से लेकर 647 तक। जो कंट्रीब्यूशन समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त टू का गुप्ता के लिए है, वही हर्षवर्धन का कंट्रीब्यूशन वर्धन डायनेस्टी के लिए है। क्लियर है ये मैम? शरण मैम, क्लियर है ये चीज? आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी बढ़ा देते हैं क्योंकि इसमें किसी को भी इंटरेस्ट नहीं रहता है पढ़ने में। अच्छा, हर्षा ने कन्नौज को सीट ऑफ पावर रखा। समझ में आ रहा है? वाई पाटलिपुत्रा हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस एंड वाई कन्नौज इमर्ज एज अ न्यू रीजन फॉर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। क्या कारण था उसका? तो सबसे पहली बात, पाटलिपुत्रा क्यों पावरफुल रहा? क्योंकि ट्रेड होता था, कॉमर्स होता था, और यहां पर कई सारी नदियां थी, यहां पर फर्टिलिटी था, यही सब था ना। ठीक है?
तो टोल कलेक्ट किया जाता था, इससे बहुत पैसा आता था पाटलिपुत्रा में। अब धीमे धीमे क्या हुआ, ट्रेड डिक्लाइन हो गया। वाई ट्रेड डिक्लाइन? कब्जा हो गया, तो ट्रेड डिक्लाइन हो जाएगा, तो फिर पाटलिपुत्रा में रह क्या करेंगे आप, निकलिए यहां से। बात समझा कि नहीं, ये बात ध्यान रखिए। इसके बाद और एक चीज क्या हुआ कि कई सारे फ्यूडल लॉर्ड्स, अब देखो ट्रेड डिक्लाइन हो गया, पैसा है नहीं, तुम एक साम्राज्य चला रहे हो, तुम्हारा यहां ट्रेड डिक्लाइन हो गया है, पैसा है नहीं, तो तुम अपने अंदर ब्यूरोक्रेसी, जो तुम्हारे लोग अंदर काम कर रहे हैं, उसको पैसा कैसे दोगे? भाई तुम्हारे यहाँ 10 नौकर हैं, पैसा तुम्हारे पास है नहीं, क्या करोगे तुम? या तो तुम औरंगजेब की तरह जिंदा पीर बन जाओ, भगा दो सबको, है ना? बात समझा कि नहीं? या फिर तुम कुछ और सोचो, क्या सोचोगे कि देख यार तुमको काम करना होगा मेरे यहाँ, बदले में तुमको मैं अपना पूर्वी भाग का 1 एकड़ का जमीन देता हूं, नहीं तुम मुझसे पैसा वसूल लेना, थोड़ा पैसा मुझे देना, बदला तुम रख लेना। तो ट्रेड डिक्लाइन होने की वजह से फ्यूडलिज्म का जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि सैलरी आप कैश में नहीं दे पा रहे हो। आपको मालूम है, आप जब सिविल सर्वेंट बनते हो तो आपको सैलरी कैश में क्यों दिया जाता है? डीएम को डिस्ट्रिक्ट ही क्यों नहीं दे देते हैं? नहीं, आप अगर डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट दे देना चाहिए, चलाओ भाई तुमको जो पैसा थोड़ा वो दे देना। अब ऐसे में कोई डीएम बहुत पावरफुल हो जाएगा, वही पटना को आजाद कर दिया। अब भारतीय सरकार जो है वो इंडियन आर्मी को लेके भेजे, ये डीएम जो है कब्जा कर लिया, इसको दे, तब से 1 रुपया नहीं दिया है ना? इतिहास से सीखा जाता है, नहीं समझा सर? इसीलिए सैलरी हमेशा कैश में दीजिए। पर कैश के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, कैश में अगर किसी को सैलरी देंगे तो मार्केट रेगुलेट करके रखना पड़ेगा। तुमने कभी सोचा है कि वाई आरबीआई इज सो कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन? मुद्रास्फीति को लेकर आरबीआई इतनी कंसर्न क्यों रहती है? कभी सोचा है? मुद्रास्फीति जानते हो, इन्फ्लेशन जानते हो, महंगाई। आरबीआई परेशान रहती है कि भैया महंगाई कम करना है, चाहे कुछ, कई बार झगड़ा हो जाता है सरकार के साथ। क्यों? सरकार ने ये जिम्मेदारी आरबीआई को क्यों दे रखा है? एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को दे रखा है, क्यों? सर अगर महंगाई बढ़ेगी तो विद्रोह होगा, गरीब तबके के जो लोग होंगे वो विद्रोह कर देंगे सरकार के प्रति। दूसरा, जिन जिन सरकारी नौकरों को सैलरी दी जा रही है, कैश दिया जा रहा है, वो कह देंगे हमें नहीं चाहिए। अगर मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 1000 रुपए केजी आलू मिल रहा है, 5000 रुपए केजी बंधा गोभी मिल रहा है, तो तुम 1 लाख रुपए में तुम गुजारा कर पाओगे? कहोगे भैया नहीं, टीना हुई दद्दा। हाँ, कह रहे हो भैया हम एक वक्त का खाना नहीं खा पा रहे हैं। बात समझा कि नहीं? नहीं समझा? ये चीज चलता है। इसीलिए मुद्रास्फीति, पैसा सैलरी में तुम तभी दे सकते हो सिविल सर्वेंट्स को जब तुम महंगाई कंट्रोल में रखो, मार्केट रिफॉर्म में रखो। इसलिए तुम देखना कि जब 100 रुपए तुम्हारा टमाटर हो जाता है, 100 रुपए प्याज होता है, सरकार की हालत खराब हो जाता है, मीम्स बनने लग जाते हैं। ये लोग कहता है कि किसी के यहां जाइए तो मिठाई के बदले प्याज लेके जाइए, सरकार घबराहट हो जाता है सरकार को। सरकारें गिर गई हैं सर आलू प्याज से, क्या बात कर रहे हैं आप? पेट्रोल का रेट जब बढ़ गया है, अभी यहां तो बहुत महंगा है, 107 रुपए, 96 रुपीज यूपी में रहता है। इट बिकम्स इशू सर, मुद्दा बन जाता है ये। नहीं गलत बोल रहा हूं मैं? ये मुद्दा होता है। तो सरकार, आप सैलरी किसी को तभी दे सकते हो जब आपने मार्केट को कंट्रोल कर रखा है, उसके प्राइसेस को कंट्रोल कर रखा है, वरना सैलरी देने का कोई तुक नहीं बनता है, कोई औचित्य ही नहीं है। बात समझा जी? नहीं समझा? ये ध्यान रखना, समझे? तो यही चीज इन्होंने किया है। इन्होंने ये काम नहीं किया, इन्होंने कहा पैसा ही नहीं है, कहां से देंगे? ट्रेड डिक्लाइन हो चुका है तो कैसे देंगे, चलो आगे बढ़ो। समझ में आ गया? तो ये जो कन्नौज का क्षेत्र है थोड़ा उछला क्षेत्र है, तो यहां पर अगर कोई फोर्ट बना लो तो चारों दिशाओं में नजर रखी जा सकती है। क्या सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं?
तो कन्नौज का रेलिवेंस इस वजह से भी है। आपसे यूपीएससी और बीपीएससी में पूछ सकते हैं कि हर्षवर्धना के समय में जो सीट ऑफ पावर है वो कन्नौज से, पाटलिपुत्र से कन्नौज कैसे चला गया, और बीपीएससी के लिए तो फेवरेट सवाल हो सकता है, बिहार से गया है। तो आपका उत्तर यही सब इर्द घूमेगा कि कन्नौज एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, ऊंचाई पर है, दोआब है, ट्रेड डिक्लाइन हो गया है, पाटलिपुत्रा में रह के कोई फायदा नहीं है। नहीं समझा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनके बारे में बाण भट्ट ने बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैंने आपको बताया कि इनके ब्यूरोक्रेसी जो है वो फ्यूडल स्ट्रक्चर का है, और ये जो फ्यूडल है, जो सामंत है, ये हर्षवर्धन को खूब सारे पैदल सैनिक, हाथी और घोड़े प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका एक टिपिकल एग्जांपल मैं बताता हूं, हर्षवर्धन ने लिया है, तो हर्षवर्धन कह रहा हूं, बाण भट्ट ने लिया है कि हर्षा की आर्मी में 1 लाख घोड़े और 60,000 हाथी हैं, जबकि मौर्य जो इससे बड़ी टेरिटरी एक्वायर किए हुए थे दक्षिण भारत में भी, उनके यहाँ 30,000 घोड़े और 9,000 हाथियां हैं। कैसे संभव है? ये तो केवल उत्तर भारत में हर्षवर्धन, मौर्य तो पूरे भारत में थे। पहला तो चीज ये फिगर बड़ा है, बाण भट्ट ने दिया है, बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, लेकिन किसी भी तरीके से एक बात तो तय है कि हर्षवर्धन के आर्मी में लोग ज्यादा थे, पैदल घुड़सवार ज्यादा थे। जैसे कोई बोलता है ना कि यार मैं तो इसको 1 लाख रुपए में खरीदा, तो 1 लाख रुपए हो सकता है ना हो, पर वो चीज महंगी जरूर है। नहीं समझा? मान लीजिए किसी ने आईफोन लिया और आईफोन एक्सआर लिया, ठीक है, एक्सआर की कीमत 30-35 हजार रुपए अभी है। कोई बोल देगा अरे मैं इसको 70,000 में लिया हूं, तो 70,000 तो तुम गलत फिगर बता रहे हो, लेकिन इतना मैं जान रहा हूं कि वो कम से कम 10,000 का तो फोन नहीं है, 35-40 हजार का जरूर फोन है, महंगा फोन है। जब इसने इतना बड़ा फिगर बताया है बाण भट्ट ने, तो इसका मतलब कि इतना बड़ा फिगर तो नहीं होगा, पर मौर्य से ज्यादा आर्मी इसकी होगी, जबकि मौर्यों का शासनकाल पूरे भारत में है, शासन पूरे भारत में है, पर हर्षवर्धन का शासन पूरे भारत में नहीं है, केवल उत्तर भारत में है। माई क्वेश्चन इज हाउ? फ्यूडल लॉर्ड्स ने दिया है, फ्यूडल लॉर्ड्स ने दिया है। एक तो वो होगा चेहरा और दाग, नहीं समझा? अपना अपना डेटा दिया होगा। अब कौन देख रहा है? एक ही आर्मी में शिवम राज है, दूसरे आर्मी में ये है, तीसरे आर्मी में ये है, यही घूम रहे हैं 4-5 जगह पर, इन्हीं घोड़ा 4-5 जगह घूम रहा है। और फ्यूडल लॉर्ड्स भी हैं जो उन्हें दिए होंगे अपनी अपनी आर्मी। समझा बातों की नहीं? ये दिखता है कि इनकी आर्मी ज्यादा है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हर्षवर्धन की आर्मी की संख्या मौर्यों से ज्यादा थी, आपकी जनरल टेंडेंसी होगी कि नहीं, गलत है ये। नहीं समझा? आपकी जनरल टेंडेंसी क्या है? क्या बात कर रहे हैं यार, मौर्य पूरे भारत में तो कम होगा, पर ये फैक्ट सही है। बात समझा कि नहीं? ध्यान रखना है इस बात को। ये इतनी बड़ी आर्मी तभी पॉसिबल हो सकता है जब फ्यूडेटरीज कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने कोटा का। बात समझे है ना? और शायद यही कारण है कि वो मैत्रिकाओं पे जीत पाए, गौड़ों को जीत पाए। अब हो भी सकता है, हो भी सकता है, पर सवाल ये है कि इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद ये पुलकेशिन II से हार गए, तो पुलकेशिन II की आर्मी क्या रही होगी और पुलकेशिन II कितना पावरफुल रहा होगा? बस आप सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। नहीं समझा? नहीं समझा? बिल्कुल सही बोला तुम। एक तो देखिए, 2 तरह का फाइट होता है। हेमू हार गया था अकबर से पानीपत की दूसरी लड़ाई में। बात समझा कि नहीं? ज्योग्राफिकल एरिया का एडवांटेज हमेशा रहता है, लेकिन जो कुशल योद्धा रहते हैं ना सर, वो चाहे कैसी भी ज्योग्राफी हो जीत गए होते हैं। समुद्रगुप्त को देख लीजिए आप,
समुद्रगुप्त के सामने पल्लव का ज्योग्राफिकल एरियल एडवांटेज नहीं था क्या? महाराणा प्रताप, ज्योग्राफिकल एडवांटेज जो है वो तो नहीं था इनके पास। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक कफूर सब दक्षिण भारत में चले गए, मोहम्मद बिन तुगलक के कारण दक्षिण भारत में चले गए, तो उस समय भी तो उनका ज्योग्राफिकल एडवांटेज था। इन एनी केस ज्योग्राफिकल एडवांटेज पुलकेशिन II के साथ रहा होगा, लेकिन पुलकेशिन II की आर्मी और पुलकेशिन II खुद बहुत पावरफुल है, ये बात क्लियर कट दिखता है। नहीं समझा? नहीं समझे भाई? हाँ, गलती से जीतना कैसे होता है यार? 6,000 9,000 हाथी रखे हुए हो और तुम गलती जीत जाओगे? अगर गलती से जीतेगा ना तो ट्रूस नहीं करेगा, फिर युद्ध करेगा। जैसे मान लो पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई मोहम्मद गजनी के साथ, मोहम्मद घोरी के साथ, माफ करिएगा। तो पहली लड़ाई मान लो कि गलती से जीत गए पृथ्वीराज चौहान, तो दूसरी बार आया कि नहीं घोरी? गलती तो जीता नहीं है, पावरफुल थे पृथ्वीराज चौहान। घोरी दूसरी बार आया तो जयचंद वचंद को मिला के लाया, तो उसको मालूम चल गया भाई कि पावरफुल आदमी है, ज्योग्राफिकल एडवांटेज है उसके पास, लोकल आदमी है। नहीं समझा बात को? पर यहां पे देखो पुलकेशिन जो इसको हरा दे रहा है, तो सोचो चालुक्य कितने पावरफुल रहे होंगे। नहीं समझा बाबू? बात समझ रहे हो? ये चीज है, ठीक। अच्छा, रेवेन्यू की बात करी जाए, इकोनॉमी की बात की जाए, देखो इस समय के इतिहास के बारे में दो सोर्स हैं जिससे हमें यहां के इतिहास के बारे में पता चलता है। एक तो बाणभट्ट का हरिश्चरित्र, दूसरा है हुआनसांग। हुआनसांग एक चाइनीज ट्रेवलर थे जो कि हर्षवर्धन के कोर्ट में आए थे, और हुआनसांग पुलकेशिन II के कोर्ट में भी गए थे। हुआनसांग इज अ कॉमन लिंक। महेंद्र वर्मन वन के कोर्ट जो पल्लव के हैं उनके कोर्ट में भी गए थे। तो हुआनसांग जो है एक अच्छा अकाउंट आपके सामने क्रिएट करते हैं। अब हुआनसांग ने रेवेन्यू का सोर्स बताया है कृषि को, खेती से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। अब इस बात का जिक्र कैसे पता चलता है? हुआनसांग ने अपने अकाउंट में नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है। इट इज समथिंग विच इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हुआनसांग ने अपने अकाउंट में यह बताया है कि ये यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए हर्षवर्धन ने 100 गांव दे दिया था। अब बोला था कि इससे जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसी से यूनिवर्सिटी चलेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता था। 10,000 से ज्यादा ओवरसीज स्टूडेंट थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपका आईआईटी भी आज की डेट में ऐसा नहीं है 10,000 ओवरसीज स्टूडेंट रखने वाला। ओवरसीज स्टूडेंट समझ रहे हैं आप बात कह रहा हूं? कोई मलेशिया से आया, कोई थाईलैंड से, कोई चाइना से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। रेसिडेंशियल स्कूल था वो, रेसिडेंशियल कॉलेज। भारत में कितने कॉलेज रेसिडेंशियल है? आपको उसी कॉलेज के अंदर रह के पढ़ना, वो करना पड़ेगा। हुआनसांग ने खुद अपनी पढ़ाई उसमें करी है और बाद में वहां पे टीचर भी बने हैं। हुआनसांग के अकाउंट के हिसाब से नालंदा यूनिवर्सिटी एक हिनायन स्कूल, माफ करिए महायान स्कूल था, महायाना बुद्धिज्म। लेकिन इसके अलावा भी बुद्ध के अन्य सेक्टों के बारे में भी पढ़ाया जाता था। इसके अलावा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, इन सब की शिक्षा दी जाती थी नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने आप में एक रहस्य है सर, थोड़ा समझिए इस बात को। बात समझे कि नहीं? ये जो आप देख लेते हैं कि हाँ नालंदा यूनिवर्सिटी ये है, एक समय में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। समझे बात हो कि नहीं? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हुआ करता था एक समय में। अनफॉर्चुनेटली लेटर ऑन बर्न्ट इनटू एशेस और उसका रेलिवेंस खत्म हो गया। नाउ इसको हम लोग अभी रिफर्बिश, रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो भी गया है। और उसके चांसलर कौन है जी? नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है? देखिए, अरविंद पानाग्रिया इसके चांसलर हैं। बात समझा कि नहीं? अब इसे हम लोग दोबारा रिसर्च कर रहे हैं।
समझा बात को कि नहीं? ये क्लियर है मैम? अच्छा, हुआन सैंग ने ये बताया है कि रेवेन्यू कलेक्शन का सोर्स क्या था? फ्यूडल लॉर्ड से कलेक्ट हुए टैक्सेस और एग्रीकल्चर, ट्रेड फार्मिंग। बात समझा कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा। तो नेचुरली है कि आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा। पहले टोल से भी पैसा आता था, मर्चेंट गिल्ड भी पैसा देते थे। क्यों? ये बात आप समझ लीजिए। तो हुआन सैंग ने अपने अकाउंट के हिसाब से बताया है कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था राजा द्वारा, उसको 4 हिस्से होते थे। एक राजा अपने खर्चे के लिए रखता था, एक जो लोग पढ़े लिखे स्कॉलर्स हुआ करते थे उनके लिए रखता था, एक जो था वो पब्लिक सर्वेंट को सैलरी देने में इस्तेमाल किया जाता था, और चौथा धार्मिक पर्पस के लिए किया जाता था। हुआन सैंग ने खुद 2 जगह अपना एक जो है असेंबली सेट किया, एक कन्नौज में और एक इलाहाबाद में। क्यों? ताकि वो बुद्धिज्म फैला सके। हर्षवर्धन जो थे खुद महायानी बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिए थे। बात समझे कि नहीं? और उसको कन्वर्ट करने वाले कौन थे? हुआन सैंग। बात समझा? हुआन सैंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हुआन सैंग के अकाउंट से आपको बहुत कुछ पता चलता है। हुआन सैंग ने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ये बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट वेल मेंटेन। इट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी 2013 प्रीलिम्स पेपर, जीएस पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 31, सेट नंबर 8, जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये था कि हर्षवर्धन ने अपने अकाउंट में, हुआन सैंग ने अपने अकाउंट में क्या बोला है? उसमें लिखा हुआ था कि हर्षवर्धन का एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर वेल एस्टेब्लिश था। और आदमी को लगेगा कि हर्षवर्धन बहुत अच्छा राजा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन तो होगा ही होगा, और अगला ट्रेवलर आएगा वो तो उसकी तारीफ ही करेगा। लेकिन हुआन सैंग ने कैटेगरिकली ये कहा है कि इनका लॉ एंड ऑर्डर उतना अच्छा नहीं था। इसका एविडेंस देते हुए हर्षवर्धन ने यह कहा है कि मुझे ही 2 बार लूट लिया गया है। बात समझा कि नहीं? देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो। हिस्टोरिकल अकाउंट सजेस्ट दैट द लॉ एंड ऑर्डर वाज नॉट वेल मेंटेन्ड अंडर हर्षा। Even Huan Sang was robbed of his belongings when he visited Harsha's empire. नहीं आवाज आ रहा? कनेक्शन चला गया है तो? बाबू आवाज सुनाई दे रहा है ऑनलाइन? एक बार देखो तो तुम लोग अपने में। दिखाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? क्लियर है यार? बोला है अमन राज ने, क्लियर है? चलो आओ बैठो, है ना आवाज? चलो ठीक, फाइन, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा एक बात और जो हर्षवर्धन ने कहा है कि हर्षवर्धन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो मतलब कोई लॉ नहीं है। हर्षवर्धन कह रहे थे कि अगर किसी ने लूट लिया तो वो दूसरा सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है अंपायर में, उसका हाथ काट दिया जाता है। बाद में जब हर्षवर्धन बुद्धिज्म कन्वर्ट हो गए तो उसके बाद जो क्राइम था, जो पनिशमेंट था, उसको क्या किया गया? मॉडरेट किया गया, और हाथ पैर काटने के बजाय कैपिटल पनिशमेंट दे दिया गया। बाद में शरिया लॉ में भी दिखाई देता है कि इसी समय की घटना है ये। समझे बात होगी नहीं है? इसी समय की घटना है ये। 622 में इस्लाम आया है और 600 के समय में ये है। तो उस समय लगता है कि दुनिया में एम्यूनेशन जो हाथ पैर काटने की घटना बड़ी कॉमन है, हर जगह ये प्रिवेलेंट है, लोग मान रहे हैं इस चीज को। नहीं समझा बात को? है, ये चीज काफी ज्यादा है। ठीक है, हालांकि इसके वजह से कई ऐसे लॉज बने दुनिया में जो ठीक नहीं थे। जैसे अब पाकिस्तान में अभी तो नहीं, जिया उल हक के टाइम में एक लॉ आया था हुदूद के नियम के हिसाब से अगर किसी लड़की का रेप होता है तो उसे अपने रेप को प्रूफ करने के लिए 4 मेल एविडेंसेस की जरूरत है। अरे पागल आदमी,
अगर किसी लड़की का रेप हो रहा होगा और 4 मेल का एविडेंस होगा तो 4 मेल उसको बचा नहीं लेगा कि वो एविडेंस देगा नहीं नहीं हुआ है इसके साथ रेप। और अगर वो लड़की प्रूफ नहीं कर पाई तो उसे क्या माना जाएगा, सिन माना जाएगा, और उल्टा उस लड़की पर क्या होगा, चार्जेस लगेंगे। दिस इज द लॉ ऑफ हुदूद। बाद में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया। तो बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो बाद में शरिया के लॉ को मॉडिफाई करके उसको उल्टा पुल्टा तोड़ ममोड़ के रखा गया। बात समझा कि नहीं? तो उस समय लगता है कि 600 और 700 में ये एम्यूनेशन ऑफ हाथ को काटना, पैर को काटना, इट इज क्वाइट कॉमन। बात समझा? हुएन सैंग ने बोला कि भाई हमने हर्षवर्धन को कन्वर्ट करा और उसके बाद लॉ को क्या किया, लॉ को चेंज करवाया और हाथ पैर काटने के बजाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना शुरू कर दिया। ये बुद्धों की एक बहुत गजब की चाल है। वो पहले राजा को क्रूर बताते हैं और उसका कन्वर्ट होने के बाद बोलते हैं बहुत अच्छे हो गए अब ये हैं। क्यों? बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये बहुत कॉमन बात है। अशोक बहुत क्रूर शासक था, ये था वो था, बुद्धिज्म के बाद महान हो गया। बात समझा कि नहीं? ओके, ये बौद्धों के द्वारा कहा गया है। फिलहाल हुएन सैंग हर्षाम्बर में आए, 2 प्रशस्ति करी गई। एक मीटिंग की गई कन्नौज में जिसमें वो तर्कवाद ही बात करते थे। मैं महायानी बुद्धिज्म, आप इस्लाम हो, आप क्रिश्चियन हो, बताइए अपने धर्म के बारे में, कैसे महायान बुद्धिज्म के बारे में है? तो आप कहें कि 622 में इस्लाम आया, तो ये तो नहीं है ना सही। तुम उसमें चले गए कि जब आदम ईव थे तो उसी समय से इस्लाम आ गया। अच्छा, लास्ट प्रोफेट थे वो, लास्ट जुडाइज्म भी इस्लाम है, उसी में हो तुम अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जुडाइस्टिक को ये बात बोलना तुम। इस्लाम भी तो वही है ना। तो आप एक ही चीज बोल रहे हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड, तो दैट मींस व्हाट? समझ गया तुम किस डिबेट में हो। इस्लाम भी तो सेम चीज बोला। देखिए, मैं जब इस्लाम की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल मूवमेंट, है ना। जब मैं प्रोफेट मोहम्मद वो कर रहा हूं, अगर आप जुडाइज्म को इस्लाम मानेंगे तो उनके प्रैक्टिसेस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अलग हुए ना सर। एक मिनट, जब उनके प्रैक्टिसेस को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर वो नहीं मान पाएंगे। तब तो इंतिफादा ही गलत था। वाई इंतिफादा वाज फॉट? मूसा अलैहिस्सलाम ये थे, उनके फॉलोअर नहीं थे। उनके फॉलोअर तो अपने हिसाब से मिसइंटरप्रेट किए। ये तो तौरात में सर बहुत सारा मिसइंटरप्रिटेशन है सर। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अगर आप ऐसा बोलेंगे ना तो फिर जुडाइस्टिक जो है, अब तोरा जो है वो आसमानी किताब माना जाता है। जी सर, लेकिन उसमें बहुत इंटरप्रिटेशन है सर। बात ये नहीं है, बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी बोलते हैं कि हम इस्लाम के वो हैं, और वो कुरान में लिखा भी हुआ है। देखिए क्या है ना कि मैं जब ये बात कह रहा हूँ कि इस्लाम इसके बाद आया, 622 के बाद आया, तो आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामिक मूवमेंट व्हेन प्रोफेट मोहम्मद स्टार्टेड। तब से इस्लाम की बात कर रहा हूँ मैं, इस्लामिक प्रैक्टिसेस की बात नहीं कर रहा। नहीं, वो जो है ना, वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सारे जो ये अब्राहमिक रिलीजन है उनमें कॉमनैलिटी है। कुरान में आपको मूसा अलैहिस्सलाम भी मिलते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम भी मिलते हैं, आदम ईव भी मिलते हैं, तो वो मिलता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो आखिरी प्रॉफिट है, इससे पहले जितने भी नबी आए हैं वो इस्लामिक वो हैं। लेकिन ये डिबेट है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता यार। फिर वो जुडाइज्म वाले को बुरा लग जाता है, फिर वो उसको बुरा लग जाता है, इसको बुरा लग जाता है यार, नहीं समझे बात को। फिर एक दिन मेरे क्लास में जूस बैठा हुआ था, उसको बुरा लग गया, वो मेरे को सुना दिया बहुत कायदे से कि क्या बात कर रहे हैं, हमारे इसमें नहीं ऐसा बोला, जरोवा ऐसे नहीं बोल के गए। छोड़ो, इस डिबेट में पढ़ते ही नहीं है, ये किस डिबेट में है मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। फिर ये बता देगा कि यहूदियों से पहले से इस्लाम था, तो बहुत पुराना, नहीं समझे बात को। तो वो एक डिबेट है, बात समझे कि नहीं। फिर उसमें यहूदियों को बुरा लग जाता है। इस्लाम है, एक मिनट, इस्लाम एज अ पॉलिटिकल रिलीजन की बात कर रहा हूँ, एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं उस फिलोसॉफिकल बेसिस पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं पॉलिटिकल रिलीजन की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये देखो इधर,
हुएन सेंग समझ में आ गया। तो पहला जो प्रशस्ति हुआ, पहला जब बैठे हम लोग, तो पहले वाले में बैठे ये खुद कि मैं महायानी बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया हूं, सामने वाला क्रिश्चियन है, सामने वाला मतलब कि हिंदू है, सामने वाला ब्राह्मण है, सामने वाला फलाना है, ढिमाका है, जैन है, तो वो कहेगा नहीं, महायानी बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम तर्क करो, हम तुमको उत्तर देंगे। इनफैक्ट काफी लोगों को कन्वर्ट भी किया हुएन सेंग ने। फिर जो अलाहाबाद, अच्छा जब पहली बार कन्वर्जन हुआ काफी सारा, तो ब्रह्मैनिकल रिएक्शन लाजमी था। तो हर्षवर्धन को बात पहले से मालूम था कि ऐसा ना हो कि ऑर्थोडॉक्सिकल जो जैन है या ब्राह्मणिज्म है, इसका रिएक्शन देखने को मिल जाए, क्रिश्चियंस का रिएक्शन देखने को मिल जाए। उसे पहले बता था कि बेटा प्रशस्ति करा रहा हूं मैं, मीटिंग करा रहा हूं, कोई भी हुएन सेंग का बाल भी बांका करेगा तो मार डालूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलाहाबाद में ये चीज हो रहा था, प्रयाग में असेंबली हो रही थी, तो उसका कोई सेंटर पिलर गिर गया, तो इस वजह से वो लगा कि कॉन्स्पिरेसी की गई है। नहीं होता है, घटना घट गई तो लगा कि किसी ने करा है इस चीज को, तो कई सारे हर्षवर्धन ने कई लोगों को मारा भी इस चीज को लेकर। तो ये दो बात हुएन सेंग को लेकर है कि कई सारी असेंबलीज, दो असेंबलीज की गई है, एक कन्नौज में और एक प्रयाग में। हाँ हाँ हाँ, क्या नहीं, तो वो तो एक राजा का आइडियोलॉजी है। नहीं 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 नहीं, धर्म कैसे नहीं कहेंगे आप, बुद्ध धर्म है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरे फादर हिंदू थे, मैं इस्लाम कबूल कर सकता हूँ। नहीं नहीं, वो बाई, देखिए कोई होता है बाई बर्थ हिंदू है और बाई चॉइस मुस्लिम है, या बाई बर्थ मुस्लिम है, बाई चॉइस हिंदू है ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं, चेंज हो सकता है ना किसी का आइडियोलॉजी। नहीं, मेरा एक फ्रेंड है, आयुष नटाल नाम है उसका हिदन IAS जो है वो अभी इलाहाबाद में है, और उसके फादर जो हैं वो भी बुद्ध है, वो भी बुद्ध है। पहले के टाइम में तो कन्वर्ट हो सकते थे, एक आजीविका लिया हुआ, एक जैन लिया हुआ, एक बुद्ध लिया हुआ, कुछ लिया, ठीक है। अच्छा, हर्षवर्धन खुद बहुत बड़े मतलब ऑथर हैं, इन्होंने 3 किताब लिखी है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा। ये किताब आपको याद होना चाहिए। क्या याद करोगे बाबू? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा। क्लियर है ये चीज? नाउ कमिंग बैक टू हर्ष, लिखो ना तुम, हम लिखवा रहे ना। हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा। रत्नावली, नागनंदा। अब अपन किसमें आते हैं भाई? किसमें? अच्छा, हर्षवर्धन के टाइम में साउथ इंडिया में कौन है? चालुक्य और पल्लवास। हाँ बोलो ना, कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलो बच्चा, बोलो ना। कोई नहीं बोलना चाह रहा है, क्या है जी? पल्लव क्यों चले गए? पहले तो चालुक्य आएंगे ना। अच्छा ये बताओ बच्चा, जो बता देगा मेरी तरफ से आइसक्रीम। मौर्य के डिक्लाइन होने के बाद उत्तर भारत में कौन है? शुंग और कण्व। और इधर नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक्स, और नीचे सातवाहन और चेरचोला पांड्या। ठीक, ओके फाइन। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं तुम्हारे गुप्ता।
गुप्ता जब ऊपर है तो नीचे कौन है साउथ इंडिया में सतवाहन के बाद? वाकाताक। अब वाकाताक के बाद उसी जगह किसने रिप्लेस किया? चालुक्य ने रिप्लेस किया, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि सतवाहन जब हमने पढ़ा था तो हमें वाकाताक भी पढ़ना चाहिए। अब मेरा एक सवाल है आपसे, चंद्रगुप्त टू की बेटी की शादी किससे हुई है? वाकाताक आगे राजा से हुई है। किस नाम क्या था राजा का? रुद्रसेन 1 2 सेकंड था, रुद्रसेन द्वितीय। इसका मतलब क्या हुआ मैम कि जब चंद्रगुप्त टू के बेटी की शादी रुद्रसेन 2 से हुई तो फिर वाकाताक किसके अंदर चला गया? गुप्ता डायनेस्टी के अंदर चला गया कि नहीं? तो उसके बाद जब गुप्ता वीक पड़ेंगे तो कौन आएंगे? फिर डिसइंटीग्रेट होगा, तो वाकाताक के बाद कौन आएगा? चालुक्य आएगा। इसी समझ में आया? तो सतवाहन के बाद जो आपका महाराष्ट्र के रीजन में था, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के रीजन में, तो सतवाहन के बाद कौन है? वाकाताकास के बाद कौन है? चालुक्य। ठीक, तो वाकाताका के बारे में आपको कोई खास नहीं जानना है, बस एक बात आपको यह जानना है कि देवर ब्राह्मण। सतवाहन भी ब्राह्मण थे, ये भी ब्राह्मण थे। इसका मतलब वाकाताक फ्यूडेटरीज रहे होंगे सतवाहन के। ले रहे ये चीज एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। ये ब्राह्मण थे, समझ में आ गया। देखो टॉलरेंट, बुद्धिस्ट के प्रति भी ये टॉलरेंट रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे आइए। इनके सबसे पहले राजा का क्या नाम है? विद्या शक्ति। मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार यूपी बीपीएससी में खास करके ये लोग फाउंडर पूछ देते हैं। वर्धन डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? समझ में आ गया? तो क्या नाम है इसका? विंध्या शक्ति। विंध्या शक्ति इसके फाउंडर थे। इनके बारे में कुछ पता नहीं चलता है, सिर्फ एक बात को कि अजंता में कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिससे ये मालूम चलता है कि ये द्विजा थे। द्विजा क्या होता है? ट्वाइस बॉर्न। क्या मतलब होता है द्विजा का? हाँ, एक बार जन्म हुआ मम्मी से और दूसरी बार जन्म कब हुआ? जब उपनयन लिया गया। तभी तो प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया कि तुम द्विजा नहीं हो, तुम पॉल्यूटेड हो। अनटचेबिलिटी उसी के बाद आया है। तो ये क्या थे? द्विजा थे। उसके बाद आए आपके प्रवर्सन सेन, इसका नाम था प्रभार सेन जिनको हम लोग कहते हैं। ये विद्या शक्ति के क्या थे? बच्चे थे, समझना, बेटे थे। उसके बाद इनके बारे में मैं बताऊं आपको कि ये पहले वैसे राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। आपको माय क्वेश्चन इज वाई वाजपेयी अश्वमेध ये क्यों करवाया? मैम ये क्षत्रिय नहीं है, नहीं समझी? क्षत्रिय नहीं है। याद करिए, यही काम सतवाहनों ने भी कराया, वो भी ब्राह्मण थे। एक ब्राह्मण, याद है टाइटल लगाया था, तो उन्होंने भी ये काम करवाया था। क्यों? क्योंकि देवर नॉट क्षत्रिय। एक ब्राह्मण राजा नहीं बनेगा। जनरल पब्लिक कैसे एक्सेप्ट करेगा एक ब्राह्मण को राजा? तो वो क्या कहेगा? ब्राह्मण को ही कहेगा, पुरोहित को, कि भाई तुम मुझे राजा डिक्लेयर कर। तो कह रहा भाई तुम करोगे तो रिचुअल करना पड़ेगा, तो वो सारा काम करना पड़ जाएगा तुमको। समझ में आ रहा है? तो ये इनके बारे में बात थी कि ये क्या थे सर? इन्होंने वो स्टार्ट करवाया था। उसके बाद रुद्रसेन 1 है। रुद्रसेन 2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट किंग। 2 इंपॉर्टेंट किंग है। आपसे पूछ सकता है कि वाकाताका चंद्रगुप्त 2 की बेटी की शादी, सॉरी गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त 2 के बेटी की शादी वाकाताका के किस शासक के साथ हुआ है? जैसे पूछा था ना इस बार कि मेघवर्मन ने एम्बेसी भेजा था किसके समय में, तो समुद्रगुप्त उसका उत्तर था। वैसे यहां पे बोल सकते हैं ना कि चंद्रगुप्त 2 की बेटी की शादी जो हुई थी वो किस राजा से हुई थी? वाकाताका, तो उसका नाम रुद्रसेन 2 था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पढ़ने लायक। समझ में आ गया? मैं ये शिफ्ट शेयर कर दूंगा, देख लेना आप। चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि देर आर 3 विंग्स ऑफ चालुक्यास। मेरी क्लास किसने किया था उस क्लास को? वो 3 विंग्स क्या क्या थे? तो मुझे थोड़ा कहानी बताइए कैसे, कौन? जब मैं राहुल, अब बताओ, बोलो बोलो।
वहाँ पे आए और राजकोट आके उसको उसी टाइम में नहीं नहीं, कुछ भूल गए तुम भाई। मैम, इनके 3 पार्ट हैं, कैसे 3 पार्ट बना है? ना, फिर गड़बड़ कर दिए आप। क्लास में ध्यान नहीं है आप लोगों का। सर चालुक्य जो थे, ठीक है, उसको पहले जो चालुक्य जो थे वो ईस्ट और वेस्ट दोनों लिए थे। उसके बाद जो वेस्टर्न वाले जो वो बादामी कहलाए। और ईस्टर्न कैसे कैसे बताएं क्या था? हाँ बताइए। चालुक्य जो थे वो उनके पास दोनों लॉज था, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। लेकिन वहां पे वही फ्यूडल लॉज हो गया, तो ये ईस्ट वाले कैसे अलग हो गए? बोले तो फ्यूडल लॉज हो गया, वो अपने आप को अलग कर लिए। कुछ था, कोई एक शासक मरा था, पुलकेशिन द्वितीय। हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, क्या था मैडम, पूरा कहानी बताइए। ये कैसे हुआ? वैसे चालुक्य तो बाद में बने, पहले चालुक्य हुआ करते थे। चालुक्य के कई शासक हुए, उसमें सबसे कुशल शासक का नाम था पुलकेशिन II, जो बहुत पावरफुल था, जो हम लोग देख चुके हैं कि हर्षवर्धन को उसने हराया है। पुलकेशिन II जब एक बड़ा शासक मरता है, उसके बाद जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते हैं। तो पुलकेशिन II की जब मृत्यु हुई, सर देखिए अभी आपसे पूछेंगे हम, पुलकेशिन II की मृत्यु हुई तो फिर क्या हुआ? ईस्टर्न वेस्टर्न हो गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न हो गए। ईस्टर्न को कहा गया वेंगी चालुक्यास और वेस्टर्न अलग चालुक्यास हो गए, बादामी चालुक्यास हो गए। प्रतापी उसका कैपिटल हुआ करता था। फिर क्या हुआ कि उसके सबसे आखिरी शासक का नाम क्या था? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन को दंडी दुर्गा ने हराया, तो दंडी दुर्गा ने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी स्टैब्लिश किया। राष्ट्रकूटा ने करीब 100 सालों का ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कन्नौज की लड़ा, उसके बाद वो डिक्लाइन कर गई। उसके बाद उसी रीजन में फिर से चालुक्य आए, उसका नाम रखा गया कल्याणी चालुक्य। इतनी छोटी सी स्टोरी है मैम। नहीं, आप पुलकेशिन II बताए नहीं, आप पूरी तरीके से बताइए, एक के बाद एक, जैसे मैं आया हूं। नहीं समझा? पुलकेशिन II क्यों उसके डेथ के बाद डिसइंटीग्रेट हुआ? पुलकेशिन II वाज अ वेरी वेरी एबल रूलर। ही कंसोलिडेटेड द एंटायर एम्पायर, ही एक्सपेंडेड द एम्पायर, उसने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। अब जब वो मर जाएगा तो फ्यूडेटरीज अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे कि नहीं? तो वेंगी जब कह रहा भाई मैं कृष्णा गोदावरी, तुम लोग यार बहुत मेहनत कराते हो यार। हाँ, ये याद आपको भी होना चाहिए, समझे? क्या होना चाहिए मैडम? याद होना चाहिए कि नहीं सर को? बकलोल। कौन सा पिक्चर था यार, भूल गए यार। ये देखो, इधर देखो, दिख रहा है? ये पूरा का पूरा एम्पायर क्या है? चालुक्य है। चालुक्य जो है ये वेस्ट और ईस्ट दोनों का एरिया है, इतना बड़ा एम्पायर है, और इसको इतना फैलाने का काम पुलकेशिन II ने ही किया है। अब देखो वेंगियों को देखो, वेंगी का कितना सुटेबल लोकेशन है। वेंगी के पास ऊपर है गोदावरी और यह है कृष्णा। देखिए ज्योग्राफी कितना अच्छा है आप लोगों का। गोदावरी और कृष्णा के बीच में एक लेक है, कौन सा लेक है, नाम क्या है उसका? देख रहे हैं, सर का ज्योग्राफी है ये मैडम। कोथाई, कौन सा लेक? हाँ, कोलेरू लेक। यूपीएससी पूछ चुकी है इसको। कैसे पूछा है मालूम है आपको? वो कौन सा लेक है जो दक्षिण भारत में है, दो नदियों के बीच में है, दो महान नदियों के बीच में है, जो पहले समुद्र का भाग था बाद में जमीन के अंदर आ गया। कोलेरू लेक पहले समुद्र का भाग हुआ करता था, समझे? इस एरिया में है, पहले ये पूरा सी के अंदर था, तो धीमे धीमे ये कृष्णा गोदावरी ने इसको भरना शुरू किया, तो थोड़ा सा रेमिनेंट बच गया, वो कोलेरू लेक है।
रामसर साइट है कि नहीं कुल्लू लेक? पक्का? कितने रामसर साइट है भारत में? 53। पर 53 ही क्यों बोले यार? 56 बोल सकते थे अब तक, 56 से 76 बोल सकते थे, 75 बोल सकते थे, 80 है। इसी साल 5 जुड़ा है। 75 हुआ था पहले, इस साल 5 जुड़ा है। करंट अफेयर 0 बट्टा सन्नाटा चल रहा है। रामसार साइट कब आया था? रामसार कन्वेंशन 1971 में। रामसार कहाँ है? ईरान में है, हैं? ईरान में है वो चीज। चाबहार भी ईरान में है, पर वहां से दूर है रामसार। बिहार का कौन साइड रामसार साइट है? कावरताल कहाँ है ये? बेगूसराय में। क्या है ये? कौन सा लेक है ये? ऑक्सबो लेक। कौन सी नदी के ऊपर? गंडक। सर, ट्राई टू क्लियर योर ऑल योर परसेप्शंस। समझ में आ गया है? करंट अफेयर 0 मतलब सन्नाटा, मतलब 0 है। आप 53 बता रहे, 56 बता रहा, 80 हो गया। वो 5 इस साल जुड़ा है। कहां कहां के जुड़े हैं 5 साइट? तमिलनाडु के जुड़े हैं साइट। कौन से 5 साइट जुड़े हैं मैडम? देखिए क्या चल रहा है ये। सबसे ज्यादा रामसार साइट किस स्टेट के पास है? तमिलनाडु के पास है। सेकंड में यूपी है। सेकंड में कितने? यूपी के पास कितने हैं? तमिलनाडु के पास कितने हैं? 10 से ऊपर है, 14 से भी ऊपर है, 15 है। आप जाके देखिए ये सब तो चीजें। समझ में आ रहा है? ये जो एरिया है ना, ये कोलेरू लेक वाला एरिया है। ये जो एरिया है बहुत फर्टाइल माना जाता है। क्यों फर्टाइल माना जाता है? गंगा यमुना का दोआब है, सॉरी कृष्णा गोदावरी का दोआब क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र एक तो ईस्टर्न कोस्ट है, ऊपर से दोआब क्षेत्र है। तो ये क्या है? बहुत ज्यादा इसके फर्टिलिटी है और ट्रेड भी चल रहा है। टोल कलेक्शन भी बहुत तगड़ा वाला है। तो चाहेगा कि हम रहें। मजबूत हो गया है ये। तो पुलकेशिन 2 जब तक था तब तक तो मजबूरी थी इसकी, नहीं तो कचर देता। हर्षवर्धन को हराया इसने। पुलकेशिन 2 इतना खतरनाक राजा है कि हर्षवर्धन की इसने क्या कहते हैं इसको यार, इसने हर्षवर्धन को कहा कि भाई तू नर्मदा के नीचे मत आना। और पल्लवा के एक रूलर का नाम था महेंद्र वर्मन। वो खुद पागल था, संकी था, विचित्र चित्र चैत्यकारी उसका सरनेम था। महेंद्र वर्मन को उसको भी मार दिया था। बाद में उसका बेटा आया नरसिम्हा वर्मन, उसने इस पुलकेशिन 2 को मारा और इसने पल्लवा डायनेस्टी को एक्सपैंड किया। बात समझा कि नहीं? तो जब पुलकेशिन 2 को नरसिम्हा वर्मन ने मार दिया तो फिर इसके वेंगी को लगा कि अब सही समय आ गया है, हमें अलग हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से जिस डायनेस्टी की शुरुआत हुई उसको क्या बोलते हैं? वेंगी चालुक्यास या ईस्टर्न चालुक्यास। और जब ये ईस्टर्न चालुक्यास हो गए तो ये अपने आप क्या हो गए? वेस्टर्न चालुक्यास, जिसकी राजधानी बादामी या वातापी है। मैम आप सो रही हैं? बात समझा? समझ में आया ये चीज है? क्लियर है ये चीज? ये समझ में आ गया। और बाद में इसी चालुक्य का जो कीर्तिवर्मन राजा हुआ करता था, उसको दंडी दुर्गा उसी के सेनापति ने मार दिया। उसके बाद यहां पर 100 साल के लिए राष्ट्रकूटाज आए हैं। समझे बातों की नहीं? 750 से करीब करीब 900 तक, 850 900 तक आए हैं। और इन राष्ट्रकूटा जब ये डिक्लाइन कर गए कन्नौज के लिए लड़ते लड़ते, उसके बाद राष्ट्रकूटा के बाद जो शासन हुआ वो किसका हुआ है? कल्याणी चालुक्यास का। ये मैं दूसरी बार बता रहा हूं। अभी याद रहेगा? पूछेंगे? बिल्कुल मेरी कहानी मानिए आप, एकदम टेंशन मत लीजिए। जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं आप किसके बाद कौन क्या आया है। क्यों पता है? इतिहास के शिक्षकों में एक दिक्कत है, मैंने खुद फेस किया ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं भी तो किसे पढ़ा हूं ना। उसमें दिक्कत यह है कि वो ना क्रोनोलॉजी के साथ नहीं चलते हैं, वो फैक्ट के साथ चलते हैं। और बच्चों को फैक्ट बताते बताते वो बोरिंग हो जाता है। आप उनको ना क्रोनोलॉजी सेट करिए कि ये के बाद ये हुआ, के बाद ये हुआ, के बाद ये हुआ।
तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी किसी भी डायनेस्टी को कि किसके बाद कौन आया, किसके बाद क्या हुआ है। लेकिन अगर आपने डायनेस्टी अगर ऐसे याद नहीं किया और आप रट रहे हैं कि वागता के बाद आया है चालुक्य 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 के 2 भाग हुए, पूर्वी चालुक्य पश्चिमी चालुक्य, बस नहीं समझे सर? हैं? हाँ जो था ना केवलम कोवल ने थी वो चेड़ की थी ना। हाँ नहीं कोवले नहीं था भाई, कर्नागी वो चोला की थी। हाँ राजा राजा थे ना सर, राजा नहीं थे। तो आम आदमी थे। हाँ ये आम आदमी थे। वही सर हम सोच रहे थे अगर राजा होते आम आदमी की तरह मार देते कैसे हो गया? नहीं ट्रेडर्स थे, दे वर ट्रेडर्स। क्लियर है ये चीज, कहानी क्लियर है? ओ भाई बुझे, बुझते पारी ना, बुझे कि नहीं बुझे? बुझ गए भाई, नहीं समझे तो दोबारा बता दें। क्लियर है ये कि वेंगी चालू किया तो चालू किया? चलो सर कल पूछेंगे, बता दोगे उत्तर? चलो बहुत बढ़िया। क्या था, मैं किधर था? चालू किया से। पूछा था कि मैं आज टेम्पल आर्किटेक्चर कर लूंगा, लेकिन मैं एंशिएंट आज आगे खत्म ही कर दूंगा। है मेरे पास समय। ये संगम मेरा कैसे आ गया रे? ओह किधर चला गया यार मेरा वाला? हाँ अर्ध निंद्रा अवस्था में है मैडम। बहुत बोरिंग था क्या? अर्ध निंद्रा अवस्था में क्यों है मैडम आप बताइए? आज तो इनका बर्थडे भी नहीं है। इतिहास है ही सर ऐसा, आप पढ़ाते ही इतना बोरिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हैं स्नैक्स रहेगा? क्या होना चाहिए स्नैक्स में? ग्लूकोज? ग्लूकोज या ग्लूकोज? ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज क्या, फिर से बोलो एक बार। ग्लूकोज है? ग्लूकोन डी, ग्लूकोज डी। नहीं ये ग्लूकोज ग्लूकोज होता है यार। ग्लूकोचे बोलते हैं, ग्लूकोचे। सही है, ओके फाइन। ईस्टर्न चालुक्य वो समझ में आ गया। अच्छा एक इंपॉर्टेंट है कि वेंगी चालुक्य ये समझ में आ गया। राजकोटा ये तो वही है जो मैंने अभी बताया आपको। अच्छा सोर्सेस ऑफ चालुक्यन हिस्ट्री आपको कहां कहां से मिलता है? मैम आईहोल से आप चालुक्य हिस्ट्री पता करेंगे? आईहोल किसका है? रवि कीर्ति किसका है? पुलकेशिन II का। तो आईहोल में आईहोल इंस्क्रिप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन फॉर द चालुक्यन हिस्ट्री, याद रखिएगा। आईहोल जो है वो रविकीर्ति का है और रविकीर्ति पुलकेशिन II के बारे में बताता है। तो पुलकेशिन II के कंकेस्ट के बारे में आपको आईहोल इंस्क्रिप्शन में बहुत बढ़िया मिलेगा। अच्छा ये जो पट्टाडकल के टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस हैं, आईहोल के टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये सारे के सारे टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस चालुक्य या राष्ट्रकूटास के हैं। तो इसके टाइम का वेसारा टेम्पल आर्किटेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैडम 4 मंदिर का नाम बता दीजिए। हाँ पट्टाडकल का विरूपाक्ष, चलो बता दिए। चलो आगे बताओ। पापानाथ, ओके। पहला क्या है? आईहोल इंस्क्रिप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईहोल इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में मालूम चला। दूसरा है बादामी केव इंस्क्रिप्शन, याद रखना मंगलेशा।
ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। कप्पी आर्भट्ट रिकॉर्ड, पेद्दाव दुगुरु इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन II का, कांची कैलाशनाथ इंस्क्रिप्शन और पट्टाडकल विरूपाक्ष टेम्पल इंस्क्रिप्शन विक्रमादित्य II का। ये सब सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री और कईयों बार, एक दो बार नहीं, कईयों बार पीसीएस में घिस घिस के पूछा गया है। आईहोल इंस्क्रिप्शन तो मुझे लगता है कि 25-30 बार पूछा गया होगा, यूपीएससी कम से कम 20-25 बार पूछ लिया होगा। समझ में आ रहा है? तो किसका है? चालुक्य का है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? हुएनसैंग ने भी अपने बारे में काफी बताया है। हुएनसैंग ने भी पुलकेशिन II के बारे में काफी, क्योंकि पुलकेशिन II का कंटेम्पररी कौन है? हर्षवर्धन। और हुएनसैंग किसके कोर्ट में आया है? हर्षवर्धन के कोर्ट में आया है। तो उसने पुलकेशिन II के बारे में भी काफी कुछ बताया है कि भाई ऐसा है, वो ऐसा था। और दूसरे राजा है बिलहन। बिलहन, समझ में आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे कोई बता सकता है कि बिलहन की एक रचना क्या नाम है? बताइए। विक्रमादित्य 6 तो मैम उसके कोर्ट में था। विक्रमादेव चरित्रा, ये बिलहन की कविता है। अच्छा मैम बताइए थी, एक और कोर्ट पोएट है दंडिन, ये किसमें है? इसी समय के हैं? अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। दंडिन जो है पल्लव के लिए है। दंडिन की एक रचना है 10 कुमार चरित्रम। भाई लिखो भाई मेरे, क्या कर रहे हैं आप लोग? मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, अच्छा पढ़ लिए क्या? पढ़ लिए? पूछें? अच्छा रुको, थोड़ा क्लास खत्म हो जाए तो तुमसे बात करते हैं। आज तुम पकड़े गए। नहीं नहीं, रुको रुको रुको। बिलहन का क्या है? विक्रमादेव देव चरित्रम, विक्रमादित्य चरित्रम करके कुछ नाम है इसका। और दंडिन का क्या है? 10 कुमार चरित्रम, ये पल्लवों का है। ठीक है। बिलहन किसके कोर्ट में थे? विक्रमादित्य षष्ठी, मतलब 6वें में थे वो। सिर्फ ये सारे के सारे 7th सेंचुरी के हैं सारा, नहीं 6th सेंचुरी का है, माफ करिएगा, नहीं 7th सेंचुरी, माफ करिए 7th सेंचुरी का है। 7th सेंचुरी है भाई, बोल तो दिया। गलत नहीं होने देंगे तुम्हारा यार, क्या बात कर दिए तुम। ठीक है, ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, पुलकेशिन I जो है स्टैब्लिश द चालुक्य डायनेस्टी इन 550, ये कौन सा सेंचुरी हुआ सर? 6th सेंचुरी। समझ में आ गया? तो पुलकेशिन I ने ये डायनेस्टी को क्या किया था? स्टैब्लिश करा था। समझ में आया? पुलकेशिन II ने इस डायनेस्टी को सबसे दूर तक फैलाया था। मैं एक डायनेस्टी का राजा का भी बता दूंगा, आप टेंशन मत लो, ये चीज ध्यान रखिएगा। पुलकेशिन II ने एक्सटेंडेड कर दिया चालुक्य अंपायर नॉर्थ के एक्सट्रीम तक, नर्मदा तक, साउथ के पल्लवों तक, वेंगी, और इधर पूरा का पूरा वातापी पूरा एरिया इसने जीत लिया था। समझ में आ रहा है? द अंपायर रीच्ड अ पीक ड्यूरिंग द रूल ऑफ इलस्ट्रियस विक्रमादित्य II। विक्रमादित्य II के टाइम में सबसे ज्यादा इसका अंपायर फैला था। देखो ये है, दिस इज वातापी, दिस वॉज दी अंपायर। हालांकि ये वेस्टर्न चालुक्यास के बारे में बता रहे हैं, ये बात निकल गया है इनका। देखिए राजाओं को देखिए, सबसे पहले राजा पुलकेशिन I, कीर्तिवर्मन I, मंगलेशा, पुलकेशिन II, विक्रमादित्य I, विनयादित्य, इसके बाद विजयादित्य, विक्रमादित्य, कीर्तिवर्मन II। 746 से लेके 753 तक थे। दंडी दुर्गा यानी कि राष्ट्रकूटा अंपायर, इसने इसी कीर्तिवर्मन II को हराया था। आपको सब रटने की जरूरत नहीं है, 3 राजा रटने की जरूरत है, पुलकेशिन I, पुलकेशिन II और कीर्तिवर्मन II। हाँ, पुलकेशिन I था, पुलकेशिन II था, 2 पुलकेशिन। हाँ, तो ये वाला बात बता रहा हो ना तुम, इसमें 2 थे इसके बेटे। समझ में आएगी नहीं? तो पुलकेशिन I जो है सक्सेशन में जीता है। हालांकि इतनी ये जानने की जरूरत नहीं है आपको, आप बस ये याद रखिए कि पुलकेशिन I, पुलकेशिन II और कीर्तिवर्मन II, ये 3 इंपॉर्टेंट राजा हैं जो आपको पता है। एक फाउंडर है, एक ने हर्षवर्धन को हराया है, और तीसरे से खुद हार गया है।
और राजपूता डायनेस्टी। तो देखो राजपूता कब आए हैं, 735, 750 से 900 तक इनकी लड़ाई होगी कन्नौज से, कन्नौज के लिए। और उसके बाद राजपूता एम्पायर डिक्लाइन होकर ईस्टर्न चालुक्य आ जाएगा। अच्छा, कल्याणी चालुक्य आ जाएगा। कल्याणी चालुक्य को कौन हराएगा? 1000 में विजयालया चोल हराएंगे, और उसके बाद इंपीरियल चोलास का शासन शुरू हो जाएगा। बात समझा कि नहीं? इंपीरियल चोलास को कौन हराएगा बाद में जाकर? इंडिविजुअल हट जाएंगे। उसके बाद दिल्ली सुल्तान आएंगे। दिल्ली सुल्तान में मोहम्मद, पहले तो ये अरे खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी हराएगा, मलिक कफूर। फिर बाद में मोहम्मद बिन तुगलक उसको अपने अंदर एक्वायर कर लेगा, और बाद में यही इंपीरियल चोलास क्या बन जाएंगे? ब्राह्मणी अंपायर और विजयनगर अंपायर। बाद में बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में लड़ा जाएगा, जिसमें विजयनगर हारेंगे और ब्राह्मी अंपायर जीतेगा, और बाद में नायका का शासन शुरू हो जाएगा वहां पर। समझे बातों की नहीं? किस तरीके से इतिहास चलेगा, बात बुझे कि नहीं बुझे? कैसे चलेगा? कल्याणी चालुक्य के बाद कौन आएंगे? इंपीरियल चोलास। इंपीरियल चोलास के बाद क्या होगा? उससे दिल्ली सुल्तान हरा देंगे। फिर उसके बाद कौन आएगा? अलाउद्दीन खिलजी आएगा, लेकिन उसको अपने अंदर शासन में नहीं लाएगा, हरा के छोड़ देगा। मोहम्मद बिन तुगलक उसको लाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जब खंडकपना चढ़ेगा, ऊपर नीचे जाने, दौलताबाद से फिर ऊपर, तो उससे नीचे वाले लोग अपने आप को आजाद कर लेंगे, तो वो ब्राह्मणी और विजयनगर अंपायर होगा। 1565 में जब अकबर का शासन चल रहा होगा, तो 1565 में विजयनगर अंपायर हार जाएगा और दोनों वीक हो जाएंगे, क्योंकि लड़ते रहे हैं आपस में। तो उसके बाद नायका का शासन आएगा। नायका के बाद धीमे धीमे क्या होगा? अंग्रेज आएंगे। अंग्रेज पहले मैसूर आएगा, नायका के चिक्का कृष्ण राज बुडियार आएंगे मैसूर के बाद। उसके बाद हैदर अली आएगा, टीपू सुल्तान आएगा, और 1799 में सब्सिडी अलायंस साइन होने के बाद टीपू सुल्तान खत्म हो जाएगा, बुडियार एस्टेब्लिश हो जाएगा, और फिर से अंग्रेजों का शासन वहां हो जाएगा। इस तरीके से काम चलेगा। बात बुझा? बढ़िया से समझा? तो इनके टाइम में क्या है जो इंपॉर्टेंट है चालुक्य के टाइम में, वो है आपका इनका टेंपल आर्किटेक्चर। क्या इंपॉर्टेंट है? इनका टेंपल आर्किटेक्चर। समझ में आ गया? ये ध्यान रखिएगा, टेंपल आर्किटेक्चर का एक टॉपिक है। अभी 2 सेकंड रुक जाओ। यार इतना कुछ है तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो किधर है। याद है मैंने बताया था चालुक्य के बगल में पल्लवास थे। पल्लवा के पहले राजा, पल्लव के पहले राजा कौन था? पल्लव के पहले राजा चोल कैसे हो जाएंगे यार? महेंद्र वर्मन वन। हालांकि इससे पहले भी राजा हैं, रहे हैं, फ्यूडेटरीज वगैरह रहे हैं। महेंद्र वर्मन इज द रियल फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। समझ में आ रहा है? महेंद्र वर्मन के बारे में कहा जाता है, देखो कैसे क्या है, ये डीप साउथ में चले गए आप। चालुक्य के बगल में, याद है वो कैपिटल पल्लव याद है कहां पे था? अरे नीचे महाराष्ट्र के पास चालुक्य थे, तो साइड में पल्लव थे। तो याद है उस जगह पे कौन? चेर चोल पांड्या रूल कर रहे थे। 300 एडी तक चेर चोल पांड्या ने रूल किया। उसके बाद कालभरा का शासन आया। कालभरा को 1-2 साल, 200-250 साल तक रहा। उसके बाद ये संघ पल्लव आते हैं। चेर की जगह पे नहीं यार, चेर केरला में है, ये आंध्र प्रदेश चोल और के जगह। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब इसी को बाद में जाकर इंपीरियल चोला रिप्लेस कर देंगे। अब देखो इसके पहले शासक हैं महेंद्र वर्मन वन। महेंद्र वर्मन वन पल्लव चालुक्य लड़ते थे। क्यों लड़ते थे? ईस्ट और वेस्ट ट्रेड मर्ज करना है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा रीजन बताओ। चालुक्य के पास है वेंगी, और वेंगी है फर्टाइल, तो उसको भी अधिपत्य करना है। तो पल्लव चालुक्य लड़े हैं।
एक और चीज के वजह से, रायचूर दोआब। रायचूर दोआब क्या है? तुंगभद्रा नदी के पास। तुंगभद्रा किधर है मैम? सहायक नदी है, तो कि तुंग और भद्रा से मिलकर तुंगभद्रा नदी बनता है, कृष्ण की सहायक नदी है। अभी आपको कर्नाटक रीजन में मिलेगा ये, समझा बातों की नहीं? तो वहां पर जो है उसको लेकर लड़ाई होता था। पल्लव और चालुक्यों की बहुत लंबी लड़ाई लड़ा गया है, और ये भी कारण रहा है चालुक्यों के वीक होने का और पल्लव के वीक होने का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पल्लव के पहले राजा महेंद्र वर्मन वन, पहले ही वॉज द फॉलोअर जैनिज्म, समझ में आ गया? बट लेटर ऑन ही वॉज कन्वर्टेड इनटू शैविज्म। यही कारण था कि इनके मंदिर में शिव मंदिर का दर्शन मिलता है। पहले ये क्या थे? जैनिज्म के फॉलोअर थे, बाद में ये शैविज्म में कन्वर्ट हुए। समझ में आ गया कि नहीं? इनका नाम देखिए आप, गुनाभरा, सत्यसंधा, चैत्यकारी। चैत्यकारी का मतलब, वो चैत्य मतलब होता है मंदिर, चैत्यकारी का मतलब मंदिर बनाने वाला। क्योंकि ये मंदिर बनाने, दक्षिण भारत में मंदिर बनाने की शुरुआत करने वाला महेंद्र वर्मन वन ही है। बहुत फेमस कैरेक्टर है ये। क्या बोलते थे उनके मंदिर को? कैसे मंदिर था उनका? द्रविड़ शैली में क्या था? मैडम आप बताइए, आपको तो पता होना चाहिए। नहीं मैम, मामल्ल तो इनके बेटे का नाम था। इन्होंने क्या किया ना, केव्स, जो सुरंग होते हैं ना, जो गुफा होता है, उसके अंदर पहाड़ को काट काट के मंदिर बनवाया इन्होंने, रॉकेट टेम्पल्स बनाना शुरू किया इन्होंने। समझ में आया कि नहीं? अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी जस्ट आने वाला है वो। समझे बातों की नहीं? चैत्रकार पुली, विचित्र चित्त, मत्ता विलास, नाम देख लो सर इनके। हार किससे गए ये? पुलकेशिन द्वितीय से हारे हैं ये। बैटल ऑफ मणिमंगलम नाम है, इसके बारे में बताया गया। हालांकि हुआ ये कि बैटल ऑफ मणिमंगलम नहीं, हार गए थे पुलकेशिन टू से। तो इनका बेटा कौन हुआ? नरसिम्हा वर्मन। नरसिम्हा वर्मन ने कहा मेरे फादर के मृत्यु का बदला लूंगा मैं। पुलकेशिन टू से लड़ाई किया, पुलकेशिन टू को हराया, मार दिया, और वातापी कोंडा, यानी कि वातापी जीतने वाला। वातापी किसकी राजधानी थी? यानी कि चालुक्य के राजधानी तक आक्रमण कर दिया और उसको अपने अंदर जीत लिया। बात समझे कि नहीं? तो भाई इतना बड़ा आदमी नरसिम्हा वर्मन, जिसने पुलकेशिन टू को हराया, जिसने हर्षवर्धन को हराया, वो अपने आगे नाम महामल्ल रखेगा कि नहीं? महाबली रखेगा कि नहीं? तो इसने अपना सरनेम डाल दिया महामल्ल। अब मैं तो दूसरे को मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता, मैंने तो पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया है। बात समझा कि नहीं? तो ये कहानी इसकी बनती है। नरसिम्हा वर्मन ने भी मंदिर बनवाए हैं, समझे? नरसिम्हा वर्मन के बेटे का नाम था महेंद्र वर्मन टू, उसके बेटे का नाम था परमेश्वर वर्मन टू, और उनके बेटे का नाम नरसिम्हा वर्मन टू था। उसको लोग जो है राजसिम्हा भी बोलते हैं। ये जो दो टेम्पल है आपका, शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम और कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम का, ये दोनों इसी ने बनवाया। महाबलीपुरम किसने बनवाया मैम? नरसिम्हा वर्मन वन ने बनाया, क्योंकि अपना नाम महाबली रख दिया है इसने, समझे? दंडी इन्हीं के कोर्ट में थे, नारायण सिम्हा के। दंडी ने क्या लिखा है? 10 कुमार चरित्रम। बात समझा? 1 मिनट मुझे दो ताकि मैं आपको टेम्पल दिखा सकूं। पिक्चर देखो आप, देखो ये सब हो चुका है, ये सब हुआ है ना? देखो ये वो है जो महेंद्र वर्मन वन ने बनवाया है। ये जानते हो, ये एक पहाड़ था, इसको काट के ऐसा मंदिर बना दिया है। आर्टिस्टिक फीचर देख रहे हैं आप सब? और इनमें से कुछ ऐसे पहाड़ हैं जो एक ही पत्थर से काटे गए हैं। हाँ, रॉक कट केव्स। इसका नाम रखा महेंद्र वर्मन ने मंडपास। ये वो मंडप नहीं है जो मंदिर के सामने वाले, नाम रखा है इसने मंडपास। ऐसे केव्स क्या है? आदि वराह केव्स, दुर्गा केव्स, पंच पांडव केव्स,
आप लोगों में अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो तो आपको जानने की जरूरत है कि दुर्गा केव में ही महिषासुर मर्दनी दुर्गा जी, उनका तस्वीर मिलता है। पंच पांडव केव में ही कृष्णा लिफ्टिंग गोवर्धना मिलता है। गोवर्धन पर्वत कृष्ण ने उठाया था ना अपने कनिष्ठ उंगली से, समझ में आ रहा है। काउ बीइंग मिल्क का तस्वीर मिलता है। ये किसने बनवाया है? चित्रकारी महेंद्र वर्मन ने। अच्छा, अब दूसरा हो माय फेवरेट, दिस वन। ये है भाई साहब उन्हीं के बेटे नरसिंह वर्मन का। आपको देख के बहुत कॉमन लग रहा होगा, पर मैं आपको बताता हूं। ये जो बनाया गया है ये एक पत्थर का है, सारा एक एक पत्थर का बना हुआ है। एक पत्थर था, उसी को काट कर ये मंदिर बना दिया गया। बाकी तो कई पत्थर हो सकते हैं ना, एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और उसी को काट कर ऐसा बना दिया। सब यही कृष्ण वन अभी करेगा आगे जाके। कृष्णा वन जो है राजकुटास का, कृष्ण वन उसका नहीं है, राजकुटास का। वो कॉपी करेगा इसका। कैलाशनाथ टेम्पल कांची का राजसिम्हा स्टाइल है ना, उसको कहेगा हम ऐसा ही कैलाशनाथ टेम्पल वहां बना देंगे। वो एक के पत्थर का मंदिर है। ये तो फिर भी छोटा मंदिर दिखता है। कैलाशनाथ जो टेम्पल, जो कांची वन जो है, जो एलोरा में मिलता है आपको, वो एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। वो पूरा मंदिर काट दिया है एक पत्थर से, एक पत्थर था वो। देखिए एक पत्थर से सबको एकदम भूत सवार हो गया था उस समय के आर्किटेक्चर में, 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी में, कि हमको एक एक पत्थर काट के बनाना है। आर्टिस्टिक ब्यूटी सर। इसका एक और कारण है, मौर्यों का जो महल है, और मौर्यों का आर्ट बचा नहीं क्योंकि वो ज्यादातर लकड़ी के बने थे, और अगर ये पत्थर में बनाते तो वो ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक जाना जाता है। यही कारण था कि मौर्य के बाद किसी ने भी लकड़ी का काम नहीं किया है। सभा भवन जो 80 पिलर का था, छत और ये नीचे जो है सब लकड़ी का बना हुआ था। आज तुम देखो कुमराहार तुमको बताते हैं तो बोलते हो पहले से था, क्या बात कर रहे हैं। चलिए एक दिन कुमराहार आपको दिखाते हैं, पहले नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो, हम हमेशा बोलते एक दिन। नहीं नहीं, एक दिन चलेंगे तुम लोगों के साथ, एक दिन चला जाएगा। समोसे वमोसे खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे बचा हुआ, सबका पूरा बराबर कर देंगे। एक बात होता है, जवाब 2-3 बच्चा देता है, आइसक्रीम सबको खाना है, सब बांट के खाएंगे। नहीं नहीं, अब बांट के आइसक्रीम भी कौन खाएगा यार। ये ले तू भी चाट इसको। हाँ इक्वल, ठीक, ओके ठीक है। मेरा वादा रहा आपसे कि एक दिन हम आपके साथ चलेंगे। एक दिन नहीं, शीघ्राति शीघ्र। एक दिन संडे को प्लान बनाए, तो कोचिंग वोचिंग बंद रहता है। और रुको तो मुझे प्लान करने दो, तो सब कोई चला जाएगा, कुमराहार उमार घूमेंगे, है ना, थोड़ा बहुत आइसक्रीम चॉकलेट खाएंगे, वापस आ जाएंगे। हम एक शिक्षक होकर यही तो खिला पिला सकते हैं आपको। एक दिन समोसा खिलाए जाएंगे, मैं एक दिन क्या इसी वीक में कर देंगे एक दिन, ठीक है। समोसा बुला दिया जाएगा, यहाँ से समोसा लाया जाएगा। ठीक है चलो घूमेंगे, लेकिन अगर तुम्हें समोसा खाना होगा तो एक दिन यहाँ मंगा लेंगे। हाँ थोड़ा सा समय दो ना, थोड़ा बिजी रहते हैं बाबू आप, बहुत एक जगह नहीं होता मेरा, बहुत जगह इधर उधर भागना पड़ता है। ये क्लियर है तुम्हारा, ये देख रहे हो, ये एक ही पत्थर का बना हुआ है। बड़ी बात है जब आप भारत दर्शन करने जाएंगे ना आईएएस में, कि आपके ये जो प्रभात सर हैं ये गए होंगे यहाँ पर भारत दर्शन के दौरान, ये जाते ही जाते हैं, ये आपको दिखाया ही जाएगा।
हाँ, सबको वाइफ हस्बैंड सब है, ऐसा नहीं है। इसको राथम बोलते हैं, इसको राठम बोलते हैं। ठीक है बाबू, इसको हम कल कर देते हैं, थोड़ा सा 4-5 चीज है मैं बता दूंगा कल से। मेडिवल हिस्ट्री वी आर स्टार्टिंग विद, ठीक, वी आर स्टार्टिंग विद मेडिवल हिस्ट्री। मध्यकालीन इतिहास से शुरू करेंगे, मजा आ जाएगा। नहीं नहीं, थोड़ा सा मध्यकालीन, ये तो प्लान आउट हो गया ना, तो ऐसा लगेगा हैपजार्ड चल रहा है। मेडिवल हिस्ट्री एक तक पहुंचा दें, समझ में आ रहा है, राइज ऑफ इस्लाम और आगे तक निकल जाए। उसके बाद तो नेक्स्ट वीक में हम हाँ वही कर लेंगे। आपको हम मेडिवल हिस्ट्री एरिया तक ले जाएंगे, उसके बाद हम ज्योग्राफी शुरू कर देंगे। नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली हम ज्योग्राफी कर रहे हैं। अरे मतलब 1-2 सप्ताह पढ़ाकर फिर मेडिवल हिस्ट्री पूरा करके फिर मॉडर्न, ऐसे एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बोर नहीं हो जाओगे? हो ही गए हो, बोल नहीं रहे हो। अच्छा, जिन बच्चों ने एंशियंट नहीं किया है वो शाम वाले बैच में आ जाएंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 10 तारीख से मतलब एमसीक्यू बैच शुरू हो रहा है, एमसीक्यू सेशन। समझ में आ गया? जैसे क्या क्या एमसीक्यूज हो सकते हैं जो बीपीएससी इंपॉर्टेंट के लिए, बीपीएससी के पर्सपेक्टिव। तो जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं, 70th बीपीएससी, इनफैक्ट अगर नेक्स्ट ईयर भी आप दे रहे हैं तो भी उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके प्रिपरेशन वो एक्सेल ही करेगा, पर करेगा वो, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से। मैं होता तो ज्वाइन करता। तो बिना एमसीक्यू के तो वैसे भी कुछ नहीं होना यार। हाउ टू डू एमसीक्यू, कैसे गेस मारते हैं, ये सब चीजें सीखना चाहिए, है ना। हम लोग के टाइम में जब हम लोग दे रहे थे तो मतलब 60-70% वो उस समय बता दिया जाएगा आपको। तो जिनको भी अपना स्पर करना है प्रिपरेशन, ऑफलाइन ज्वाइन करिए, ऑनलाइन एमसीक्यू में मजा नहीं है। ऑनलाइन जिन्होंने ज्वाइन किया, डिस्टेंट है, दूर है तो ठीक है, पर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन करें, 10 तारीख से शुरू हो रहा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। हाँ, क्या ये अभी क्लास कैंसिल करें?